अस्सलामुअलैकुम बच्चों, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अच्छा, तो बेटा हमारा डिस्कशन जो लास्ट सेशन में चल रहा था उसी को हम इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे। और हमारा सेशन चल रहा था टैक्स ईयर का। तो जो बातें हम कर चुके थे उसी को थोड़ा सा ज़रा टैक्स ईयर से रिलेटेड रीकैप करते हैं और मज़ीद बात करते हैं। अच्छा, हमने देखा कि हिसाब किताब के लिए, चाहे वो अकाउंटिंग हो चाहे टैक्स हो, एक टाइम रेफरेंस इज मस्ट, बहुत ज़रूरी है। अकाउंटिंग के अंदर हम उसको अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर कहते हैं, और सारा हम अपने अकाउंटिंग के प्रॉफिट का हिसाब किताब उस ईयर के रेफरेंस से करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट कंट्री तो हम उसके लिए फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। फिस्कल फाइनेंशियल ईयर के रेफरेंस से हम अपनी जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, ये वो सारे के सारे टैक्स के रिकवरी मेजर्स, उसके नंबर्स, इसकी बात करते हैं फिस्कल फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। कैलेंडर ईयर हमें पता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का कहलाता है। अकाउंटिंग ईयर, 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईयर या रिपोर्टिंग ईयर, और एक है टैक्स ईयर, जो हम टैक्स के हिसाब किताब के लिए टैक्स का जो टाइम रेफरेंस है, जो टाइम साइकिल है, साल, आमतौर पर साल ही है, 12 महीने का साल है, तो उसे हम टैक्स ईयर कहते हैं। जिसके आप कह लें कि विद रिस्पेक्ट टू दैट टैक्स ईयर, विद रिस्पेक्ट टू दैट टाइम पीरियड और टाइम साइकिल, वी विल एक्चुअली बी कैलकुलेटिंग द टैक्सेबल इनकम एंड कैलकुलेटिंग द टैक्स लायबिलिटी ऑफ पर्सन। और पर्सन के अंदर मैंने बताया आपको 3 तरह के मोटे पर्सन हैं। मोटे पर्सन से मुराद ये नहीं कि मोटे ताज़े पर्सन हैं, 3 इंपॉर्टेंट पर्सन की लिस्ट में तो हम देखेंगे 7 चीज़ें आती हैं, लेकिन हमारे काम के 3 हैं, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। ठीक है, जिसमें से भी हम ये देखेंगे कि इंडिविजुअल और एओपी की टैक्सेशन, इंडिविजुअल और एओपी की टैक्सेशन और कंपनी में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज ज़रा ज़्यादा आ जाती हैं, जिसके अंदर विद होल्डिंग के सारे प्रोविजन अट्रैक्ट कर जाते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, फिर टैक्स ईयर में हमने देखा सबसे पहली कैटेगरी थी हमारे पास नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर को नॉर्मल ही क्यों कहा जा रहा है, नॉर्मल क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है कि ये वो टाइम फ्रेम है, ये वो टाइम रेफरेंस है जो फिस्कल फाइनेंशियल ईयर आपके कंट्री के इकोनॉमी ईयर के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है। यानी कि 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को ख़त्म होता है। बेटा 1 मिनट आप दीजिएगा, थोड़ा सा मेरा एसी की विंग्स को ऊपर कर दूं, बिकॉज बिल्कुल मेरे ऊपर हवा आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए इसको नॉर्मल टैक्स ईयर कहा जाता है, क्योंकि ये आपके नॉर्मल इकोनॉमिक साइकिल के ईयर के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है। यानी ये स्टार्ट होता है 1 जुलाई को और एंड होता है 30 जून को। A period of 12 months ending on 30th day of June is termed as normal tax year and is denoted by the calendar year in which the said date falls. ठीक है, और हमने ये देख भी लिया था, इसकी बातें हमने देख ली थी कि अगर नॉर्मल टैक्स ईयर है तो हमने कहा 1 जुलाई 24 से शुरू हो रहा है, 30 जून 24 को ख़त्म हो रहा है, तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2025 कहलाएगा। 2025 का नाम कैसे दिया? सर स्टार्ट 24 में हो रहा है, एंड 25 में हो रहा है, तो आपने 25 का नाम क्यों दे दिया, 24 का नाम क्यों नहीं दिया? हमने कहा उसूल ये होता है कि नॉर्मल टैक्स ईयर जिस कैलेंडर ईयर में एंड हो रहा होता है, हम वो नाम इसके साथ अटैच करते हैं, और ये एंड हो रहा है 2025 के अंदर, तो हमने 2025 अटैच कर दिया। इसी तरह जो नॉर्मल टैक्स ईयर 1 जुलाई 25 से शुरू होकर 30 जून 26 पर ख़त्म होगा, वो ख़त्म हो रहा है किस कैलेंडर ईयर में? 2026 के अंदर, तो हमने इसके साथ 2026 अटैच कर दिया, इसके नाम के साथ अटैच कर दिया। हमने कहा कि सर इसके नाम के साथ ये ईयर का जो हमने, जिसको आप कह लें कि दुम लगाइए, 25 है, 26 है, जो ईयर के नंबर की जो दुम लगाइए, इसका फ़ायदा क्या है? इसका बहुत फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है ये भी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था
कि ये नॉर्मल टैक्स ईयर है और हर नॉर्मल टैक्स ईयर के स्टार्ट से पहले, चूंकि नॉर्मल टैक्स ईयर तो फिजिकल फाइनेंशियल ईयर के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है, तो इसके स्टार्ट से पहले जो ये वाला पीरियड होता है, ये वाला पीरियड यहाँ कहीं इधर यहां पर आता है आपके पास बजट, फाइनेंस बिल, ठीक है, जून के महीने में, ठीक है, जून के महीने में आपके पास फाइनेंस बिल आता है और ये फाइनेंस बिल नेशनल असेंबली से अप्रूव होता है, एक्ट की शक्ल बन जाता है, लॉ की शक्ल बन जाता है। अभी हम इसके ऊपर थोड़ी और बात भी करेंगे क्योंकि हमने देखा था कि कुछ ऊपर के सेक्शंस थे वो मिस हो गए हमसे, हम टैक्स ईयर के बाद उसको भी देखेंगे। तो ये जो फाइनेंस एक्ट है ये लॉ का पार्ट बन जाता है, ये लॉ बन जाता है, ठीक है। और जब ये लॉ बन गया तो ये लॉ इनैक्ट होने के बाद एप्लीकेबल होता है, और ये कौन से ईयर के लिए एप्लीकेबल होता है, ये इस नॉर्मल टैक्स ईयर 2025 के लिए एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब जून 2024 के अंदर जो फाइनेंस बिल आया, फिर वो फाइनेंस बिल नेशनल असेंबली से अप्रूव होकर फाइनेंस एक्ट की शक्ल बन गया और फाइनेंस एक्ट 2024 कहलाया। वो फाइनेंस एक्ट 2024 बेसिकली नॉर्मल टैक्स ईयर 2025 पर एप्लीकेबल होगा। के बात आपको समझ आती है, टैक्स ईयर 2025 पर एप्लीकेबल होगा। तो हमने कहा कि जब कभी भी हम कहेंगे ये टैक्स ईयर 2025 है तो उसके ऊपर फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल कौन सा होगा, 2024 वाला। आर यू गेटिंग दिस? यानी मिसाल के तौर पर अगर फाइनेंस एक्ट 2024 के अंदर कह दिया गया कि कंपनी का टैक्स रेट 35% है, तो हमने कहा अब जिस भी कंपनी का टैक्स ईयर 2025 है और वो टैक्स ईयर 2025 के प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रही है वो कंपनी, तो अब वो रेट कौन सा लगाएगी, 35% का लगाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल कौन सा वाला है, 2024 वाला, और फाइनेंस एक्ट 2024 में कंपनी का रेट क्या आ गया, 35। मैं मिसाल दे रहा हूँ, आया नहीं है, कंपनी का रेट 29 ही चल रहा है, लेकिन मैं को मिसाल दे दी, सही है। अच्छा भाई, फिर हम आगे आए और हमने कहा स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर क्या है, हर वो टैक्स ईयर जो 30 जून के अलावा कहीं भी खत्म हो रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 जैन से स्टार्ट होके कब खत्म हो रहा हो, 31 दिसंबर को खत्म हो रहा हो। अच्छा भाई, अब 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर को खत्म तो हो रहा है, अच्छा भाई 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर को खत्म तो हो रहा है, इसका मतलब 30 जून पे खत्म नहीं हो रहा, 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। अब सर ये शुरू भी हो रहा है 24 में, एंड भी हो रहा है 24 में, तो ये नॉर्मल, ये पहली बात तो ये 30 जून को खत्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नॉर्मल टैक्स ईयर तो नहीं हो सकता। अच्छा भाई, और हमने कह दिया कि जो टैक्स ईयर, जो 12 महीने का साल, जो टैक्स ईयर जून के अलावा कहीं खत्म हो रहा है, 30 जून के अलावा कहीं खत्म हो रहा है, तो वो नॉर्मल टैक्स ईयर नहीं है, वो स्पेशल टैक्स ईयर है। इसका मतलब कि ये स्पेशल टैक्स ईयर है, क्योंकि कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। अब ये स्पेशल टैक्स ईयर तो है, इसको नाम क्या दिया जाए। तो फिर सवाल, सर नाम देना इतना जरूरी क्यों है? हमने कहा कि इतनी लंबी बहस ऊपर आपके सामने पहले ही हो चुकी। नाम देना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसका जो भी स्पेशल टैक्स ईयर का नाम दिया जाएगा उसके रेफरेंस से ये डिसाइड किया जाएगा इसके ऊपर फाइनेंस एक्ट कौन सा लगना है। आर यू गेटिंग दिस? एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं, मिसाल के तौर पर 31 दिसंबर 2024, अच्छा नाम क्या दिया जाएगा, पहले नाम लेने का तरीका देख लो, फिर उसके ऊपर बात करेंगे कि फाइनेंस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी। ये तो स्टार्ट भी 24 में हो रहा है, एंड भी 24 में हो रहा है, तो सर इसमें तो वैसे कोई फड्डा नहीं होना चाहिए कि इसका टैक्स ईयर क्या होगा। तो एक आम दिमाग कहता है, एक बेसिक कॉमन सेंस कहता है कि स्टार्ट भी 24 में हो रहा है, एंड भी 24 में हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये टैक्स ईयर स्पेशल टैक्स ईयर तो है और स्पेशल टैक्स ईयर 24 होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये स्पेशल टैक्स ईयर 24 नहीं होगा, क्योंकि अगर टैक्स ईयर स्पेशल टैक्स ईयर है तो उसको देखने का नजरिया, उसको देखने का तरीका, उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका वो क्या होगा। उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होगा कि वो स्पेशल टैक्स ईयर एंड किधर हो रहा है, हमें ये देखना है। हमें ये देखना है कि वो स्पेशल टैक्स ईयर किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है। हमें टाइमलाइंस बनाना पड़ेंगी, जैसे कि हमने कहा सर ये 1 जैन 2024 है, 31 दिसंबर 2024 है, तो हमने नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड्स बना लिए। नॉर्मल टैक्स ईयर 1 जुलाई 23 से शुरू होकर 30 जून 24 पे खत्म हो रहा है।
फिर 1 जुलाई 24 से शुरू होके 30 जून 25 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, हमने कहा कि इस स्पेशल टैक्स ईयर का एंड किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है। हमने कहा इस स्पेशल टैक्स ईयर का एंड नॉर्मल टैक्स ईयर 2025 में फॉल कर रहा है, तो उसी की मुनासिबत से हम इसका नाम रखेंगे स्पेशल टैक्स ईयर 2025। क्या ये बात आपको समझ आती है बेटा? जब हमने नाम रख लिया स्पेशल टैक्स ईयर 2025, तो अब इस पर फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होगा? तो हमने कहा ये कुल्लिया, ये उसूल मैं आपको थोड़ी देर पहले ऊपर बता चुका। अगर टैक्स ईयर का नाम 25 है, उस पर फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा 2024 वाला। आर यू गेटिंग दिस? अगर टैक्स ईयर का नंबर 2025 है, उस पर फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा 2024 वाला। अगर टैक्स ईयर का नंबर 2026 है, उस पर फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा 25 वाला। क्या बात समझ आती है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस स्पेशल टैक्स ईयर 2025 पर फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होगा? इसके ऊपर फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा 2024 वाला। Are you getting this? अब फाइनेंस एक्ट 2024 में अगर ये कह दिया जाए कि कंपनी का रेट 50% है, तो हमने कहा फिर हर वो कंपनी, मिसाल ले रहा हूं, जिसका स्पेशल टैक्स ईयर 2024 है, स्पेशल टैक्स ईयर 2024, इसका स्पेशल टैक्स ईयर 2025 है। अब स्पेशल टैक्स ईयर 2025, तो ऐसी कंपनी का भी हो सकता है जिसका ईयर एंड क्या हो, 31 दिसंबर 2024 हो। क्या कोई कंपनी ऐसी हो सकती है कि जिसका स्पेशल टैक्स ईयर एंड हो रहा हो 31 मई 2024 को? जी हो सकता है। तो हमने कहा उसका भी स्पेशल टैक्स ईयर का नाम क्या रखेंगे हम? क्यों? क्योंकि ये 31 मई 2024 भी इस ग्रीन वाली टाइमलाइन में फॉल कर रहा है। और ये जो ग्रीन वाली टाइमलाइन है, ये किसकी टाइमलाइन है? ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2025 की टाइमलाइन है। क्या ये बात आपको समझ आती है? तो हमने कहा कि सर ये देखा जाएगा कि स्पेशल टैक्स ईयर एंड किधर हो रहा है। अब स्पेशल टैक्स ईयर एंड हो रहा है। अब ये जो कंपनी है जिसका स्पेशल टैक्स ईयर 31 मई 2024 को एंड हो रहा है, इसने अगर अपने साल के आखिर में प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लिए, मिसाल के तौर पर इसके 1 करोड़ रुपए के प्रॉफिट्स आ गए, अब वो पूछ रही है आपसे कि भाई मुझ पर टैक्स रेट कौन सा लगेगा। फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर मिसाल ले रहा हूँ, फाइनेंस एक्ट 2023 में कंपनी का टैक्स रेट है 10%, 24 में है 20%, 25 में है 30%, 26 में है 10%, 20%, 30%, 26 में है 40%। अब ये कंपनी प्रॉफिट निकाल के बैठी हुई है, हाथ मुंह धो के तैयार, और आपसे पूछ रही है कि मुझे बताओ कि मैंने कौन सा टैक्स रेट अप्लाई करना है। तो आप सबसे पहले पूछेंगे भाई आपका टैक्स ईयर क्या है? उसने कहा मेरा टैक्स ईयर है स्पेशल टैक्स ईयर 2025। सॉरी, मुझसे एक मिस्टेक हुई है। ठीक है, ये कंपनी कहेगी कि मेरा है स्पेशल टैक्स ईयर 2025। आप कहेंगे भाई आपका अगर स्पेशल टैक्स ईयर 2025 है तो आप पर टैक्स रेट लगेगा फाइनेंस एक्ट 2024 में जो टैक्स रेट कंपनीज के लिए अनाउंस हुआ है। और वो फाइनेंस एक्ट 2024 के अंदर मिसाल के तौर पर हमने कहा कि 30% का, मिसाल ले रहा हूँ, 30% का रेट अनाउंस हुआ है भाई फाइनेंस एक्ट 2024 में, तो आप पर टैक्स रेट कौन सा लग जाएगा? 30%। क्या ये बात सबको क्लियर होती है? अच्छा भाई, इसी तरह फिर मैंने एग्जाम्पल एक और दी थी लास्ट क्लास में, और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि स्पेशल टैक्स ईयर को निकालने का एक शॉर्टकट तरीका भी है। क्या? अब मिसाल के तौर पर मैं आपसे कोई भी सवाल पूछूं कि भाई ये मुझे बता दो कि 31 दिसंबर 2027 कोई कंपनी है, कोई पर्सन है जिसका स्पेशल टैक्स ईयर खत्म हो रहा है 31 अगस्त 2027 को। अब ये 31 अगस्त 2027 को अगर किसी कंपनी का स्पेशल टैक्स ईयर एंड हो रहा है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये इसका स्पेशल टैक्स ईयर का नंबर बता दो मुझे, कौन सा स्पेशल टैक्स ईयर है? आपने कहा सर एंड कहाँ हो रहा है? मैंने कहा 31 अगस्त 2027।
फिर आपने कहा रुक जाएं 5 मिनट लगेंगे, मुझे टाइमलाइन बनानी पड़ेगी, मुझे देखना पड़ेगा कि ये 31 अगस्त 2027 किस नॉर्मल टैक्स ईयर की टाइमलाइन में, किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है। हमने कहा इतनी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, इसकी एक जुगाड़ है, इसका शॉर्टकट है, इसका तरीका है। क्या तरीका है इसका? इसका तरीका ये है कि आप ये देख लो कि स्पेशल टैक्स ईयर का जो एंड है वो किस ब्रैकेट में फॉल कर रहा है। क्या वो जैन टू जून के ब्रैकेट में फॉल कर रहा है या जुलाई टू दिसंबर के ब्रैकेट में फॉल कर रहा है? आपने कहा सर ये जो स्पेशल टैक्स ईयर का एंड है ये फॉल कर रहा है जैन टू जून के ब्रैकेट में। नहीं 31 अगस्त है भाई, जुलाई टू दिसंबर के ब्रैकेट में। हमने कहा अच्छा भाई जुलाई टू दिसंबर के ब्रैकेट में फॉल कर रहा है, ये बताओ पूरा नाम बताओ क्या है? 31 अगस्त 2027। इसका मतलब कि ये एंड किस कैलेंडर ईयर में हो रहा है? 2 अगस्त 2027। तो हमने कहा 27 इसका कैलेंडर ईयर है, तो आप इसमें +1 कर दो तो टैक्स ईयर आ जाएगा। इसका मतलब कि इसका टैक्स ईयर है स्पेशल टैक्स ईयर 2028। क्या बात आपकी समझ आती है? इसका टैक्स ईयर है स्पेशल टैक्स ईयर 2028। इसका मतलब किसी कंपनी का टैक्स ईयर खत्म हो रहा है 31 अगस्त 2027 को, इसका मतलब ये है कि उसका टैक्स ईयर है स्पेशल टैक्स ईयर 2028। इसका मतलब उस पर फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा 2027। क्या मैं ये बात आपको क्लियर कर पाया हूं बेटा? यही सारी एग्जांपल्स हमने पिछली क्लास में देख ली थी, तो जरा मुझे कंफर्म कर दो बेटा। क्लियर है बेटा ये बात? बेटा जरा मुझे कंफर्म कर दीजिए, इज दिस क्रिस्टल क्लियर? हम इसको पढ़ भी लेते हैं। अ पीरियड ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर क्या है देखो जरा, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो हमने कहा स्पेशल टैक्स ईयर भी 12 महीनों का साल होगा, ये भी 12 मंथ्स का साल होगा, 12 महीनों का साल होगा। लेकिन इसमें खुसूसियत क्या है कि ये खत्म कब हो रहा होगा? 30 जून के अलावा किसी भी डेट पे खत्म हो रहा होगा, या वो अंडर रिपील्ड ऑर्डिनेंस से पहले वाले ऑर्डिनेंस में, ये पिछले ऑर्डिनेंस के अंदर उस कंपनी का साल 31 जून के अलावा खत्म हो रहा होगा, या कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने उसको परमिट किया होगा, स्पेशल परमिशन दी होगी। तो हमने कहा वो कहलाएगा स्पेशल टैक्स ईयर। जो 12 महीने का साल, इन शॉर्ट जो 12 महीने का साल खत्म होगा अदर देन 30 जून, वो कहलाएगा स्पेशल टैक्स ईयर। कैसे डिनोट किया जाएगा? एंड इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलेवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स। ये हमने आपको पहले उसूल बता दिया कि इसका नाम कैसे दिया जाएगा। ये देखा जाएगा कि इसका एंड किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है। FBR may permit a class of persons having a special tax year to use normal tax year and vice versa by notification in the official gazette. FBR परमिट कर सकती है किसको? ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, किसी भी क्लास ऑफ पर्सन को। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि FBR कह दे, FBR मुझे नोटिस भेज दे कि मिस्टर मुनीर FBR की तरफ से ये नोटिस है, आपको मुत्तला किया जाता है, आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका टैक्स ईयर चेंज कर दिया गया है। मैं इंडिविजुअल हूँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं सैलरीड क्लास हूँ, मैं सैलरीड पर्सन हूँ, तो अगर मेरा टैक्स ईयर चेंज कर दिया गया तो सारी सैलरीड क्लास का टैक्स ईयर चेंज किया गया होगा। या अगर मुझे मेरी फर्म को नोटिस आया है कि मिसाल के तौर पर HM चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को FBR का नोटिस आया है कि आपकी फर्म है, सिर्फ आपकी फर्म का टैक्स ईयर हमने नॉर्मल से स्पेशल कर दिया है, तो हमने कहा ऐसा नहीं होगा। FBR पूरी क्लास ऑफ टैक्स पेयर को परमिट करेगी या रिक्वायर करेगी थ्रू नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, FBR पूरी क्लास ऑफ टैक्स पेयर को रिक्वायर करेगी, ऑब्लिगेशन लगाएगी कि भाई आपका स्पेशल टैक्स ईयर कब खत्म होगा। अब आपका टैक्स ईयर कौन सा होगा? स्पेशल टैक्स ईयर होगा। और मिसाल के तौर पर अब सारी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का जो टैक्स ईयर है वो अल्लाह भला करे 30 सितंबर को एंड होगा, सही। या सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो टैक्स ईयर है वो इस डेट को एंड होगा। आर यू गेटिंग दिस? तो कहने का मकसद ये है कि FBR किसी स्पेसिफिक बंदे को ये नहीं कहेगी, FBR कहेगी किसी क्लास ऑफ टैक्स पेयर के लिए ये चीज रिक्वायर करेगी, किसी एक स्पेसिफिक बंदे को FBR नोटिस नहीं भेजेगा।
The board has authority to prescribe any special tax year in respect of particular class of taxpayer. ठीक है, particular class of taxpayer in respect of certain classes, और कुछ classes के लिए FBR ने ये special tax year fix पहले किया हुआ है. कौन कौन सी classes हैं आओ देख लेते हैं. Companies जो manufacture कर रही हैं sugar, rice exporters, cotton ginners, rice husking, oil mills, manufacturer of shawls, इनके लिए क्या टैक्स ईयर है? मैन्युफैक्चरिंग शुगर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए 1 अक्टूबर से 30 सितंबर है. जो राइस एक्सपोर्टर्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज है, बैंकिंग कंपनीज हैं, उनके लिए 31 दिसंबर है. कॉटन जिनर्स, राइस हस्किंग और ऑयल मिल्स के लिए 31 अगस्त है, और शॉल्स मैन्युफैक्चरर के लिए 31 मार्च है. ठीक है, नाम कैसे रखा जाएगा वो मैं आपको पहले बता चुका. मिसाल के तौर पर स्पेशल टैक्स ईयर है और 21 दिसंबर को खत्म हो रहा है, तो हमने कहा 21 दिसंबर किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल करेगी? 21 दिसंबर फॉल करेगी टैक्स ईयर 2022 के बैंड में. तो नॉर्मल टैक्स ईयर 2022 के बैंड में ये फॉल करेगी, तो हमने कहा इसका नाम क्या दिया जाएगा? स्पेशल टैक्स ईयर 2022. आर यू गेटिंग दिस? क्लियर है बेटा बात? कंफर्म कर दीजिए. अब देखते हैं व्हाट इज अ ट्रांजिशनल टैक्स ईयर. सेक्शन 74 में 3 तरह के टैक्स ईयर है: नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर. अब ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर किस बला का नाम है? देखो, ये बात तो आपको पता चल गई कि एफबीआर किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ टैक्स पेयर के लिए स्पेशल टैक्स ईयर प्रिस्क्राइब कर सकता है, जैसे बैंक्स के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, राइस एक्सपोर्टर्स के लिए. क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन अपना टैक्स ईयर खुद चेंज करवा ले एफबीआर से, एफबीआर को अप्लाई कर दे, कमिश्नर को अप्लाई कर दे? क्या ऐसा कोई प्रोसेस है? क्या ऐसा कोई प्रोसीजर है? आंसर इज यस, ऐसा है. कोई भी पर्सन ऐसा कर सकता है. उसका एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो करे, और वो जब प्रोसीजर फॉलो करेगा तो वो टैक्स ईयर चेंज कर सकता है. ठीक है, नॉर्मल से स्पेशल में जा सकता है. अभी हम वो प्रोसीजर देख लेंगे कि वो प्रोसीजर क्या है. लेकिन कहने का मकसद क्या है कि सर अगर कोई पर्सन अपना टैक्स ईयर चेंज कर लेता है, नॉर्मल से स्पेशल कर लेता है, तो क्या कोई प्रॉब्लम आ सकता है? हमने कहा जी प्रॉब्लम आ सकता है. क्या प्रॉब्लम आएगा जरा देखिएगा. ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, किसी का नॉर्मल टैक्स ईयर चल रहा है सुकून के साथ, कब से कब तक? 1 जुलाई 25 से 30 जून 26. इस तरह इसको कर लेते हैं. 1 जुलाई 24 से 30 जून 25 नॉर्मल टैक्स ईयर है. हमने कहा इसका नाम बता दें क्या है भाई? इसका नाम है नॉर्मल टैक्स ईयर, जिस कैलेंडर ईयर में एंड हो रहा है, यानी 25. ये पर्सन कहता है, पर्सन जब मैं कहूं दैट मीन्स दैट पर्सन कुड बी एन इंडिविजुअल, कुड बी एन एओपी, कुड बी अ कंपनी. अब ये पर्सन कहता है कि मुझे अपना टैक्स ईयर चेंज करना है. अच्छा भाई चेंज करना है, तो आपका जो नया टैक्स ईयर है वो कब से शुरू होगा? हमने कहा जो नया टैक्स ईयर है वो शुरू होगा पहली अक्टूबर 25 से, और ये नया टैक्स ईयर जब 1 अक्टूबर 25 से शुरू होगा तो ये खत्म कब होगा? 30 सितंबर 26 को खत्म होगा. 12 महीनों का साल हो गया, 30 सितंबर 26 को खत्म हो जाएगा. तो हमने कहा ये फुल टैक्स ईयर, और हम चाह रहे हैं कि ये चेंज हो जाए स्पेशल टैक्स ईयर में. तो बहुत जबरदस्त बात है. इसका फुल ईयर का रिटर्न फाइल हो जाएगा. रिटर्न किसको कहते हैं? टैक्स रिटर्न. जब मैं कहूँ रिटर्न फाइल हो जाएगा, सो बेसिकली रिटर्न इज अ फॉर्म. उसके अंदर
आपकी टैक्सेबल इनकम रिपोर्ट होती है, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है, वेल्थ रिपोर्ट होती है। इसका मतलब यूँ समझ लो कि इनकम टैक्स रिटर्न, इसके ऊपर डिटेल में बात होगी बाद में, इनकम टैक्स रिटर्न टैक्स की दुनिया की बैलेंस शीट और पीएनएल है। जैसे अकाउंटिंग की दुनिया की पीएनएल बनती, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह पूरी, उसके बाद फिर उसकी बैलेंस शीट बनती है, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी। इसी तरह टैक्स की दुनिया में इनकम टैक्स रिटर्न है, फॉर्म है इनकम टैक्स की दुनिया का, जिसमें सारे पर्टिकुलर्स रिपोर्ट होते हैं, और यही टैक्स रिटर्न हमारा डिलीवरेबल है टैक्स, इनकम टैक्स की दुनिया में। यही इनकम टैक्स की रिटर्न की कैलकुलेशन हमारा ऑब्जेक्टिव है CFA 5 की दुनिया में, सही, कि हम कैसे इंडिविजुअल का टैक्स रिटर्न की कैलकुलेशन, कंपनीज का टैक्स रिटर्न की कैलकुलेशन, ये सारी की सारी चीजें हम देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब वो जो पर्सन है वो इस पूरे नॉर्मल टैक्स ईयर का रिटर्न फाइल कर देगा। अच्छा, ये क्या है? ये स्पेशल टैक्स ईयर है। इस स्पेशल टैक्स ईयर का नाम क्या होगा? हमने कहा स्पेशल टैक्स ईयर का नाम देने का तरीका ये है कि ये स्पेशल टैक्स ईयर किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है। यह मैंने दूसरा तरीका ये बताया कि अगर स्पेशल टैक्स ईयर का जो ईयर एंड है, आप देखेंगे कि वो जैन टू जून में फॉल कर रहा है या जुलाई टू दिसंबर में कर रहा है। अगर वो जुलाई टू दिसंबर में कर रहा है, जैसे कि यहाँ है, तो जो भी इसका कैलेंडर ईयर है उसमें +1 कर दो, यानी कि 26 है तो +1 कर दो। इसका मतलब कि ये स्पेशल टैक्स ईयर 2027 है। इसका मतलब कि सर वो पूरा रिटर्न फाइल करेगा नॉर्मल टैक्स ईयर 2025 का, फिर वो पूरा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, यानी अपनी पूरी इनकम की टैक्स की कैलकुलेशन वगैरह कंपाइल करेगा स्पेशल टैक्स ईयर 2027 की। लेकिन मसला क्या है कि ये जो बीच का टाइम पीरियड है, ये जो बीच का टाइम पीरियड है, ये बीच का टाइम पीरियड यतीम रह गया। ये जो बीच का टाइम पीरियड है ये यतीम रह गया। ये ना पिछले पुराने रिटर्न में आया, ये ना नए वाले रिटर्न के अंदर काउंट किया। तो इस वाले पीरियड की जो इनकम कमाई, जो एसेट्स थे, जो लायबिलिटीज थी, जो इक्विटी थी, जो एक्सपेंसेस थे, ये सारे के सारे कहाँ जाएंगे? हमने कहा सर इसके लिए फिर एक नया रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना ये नॉर्मल टैक्स ईयर है, ना ये स्पेशल टैक्स ईयर है। इन दोनों के बीच का वो पीरियड है जो यतीम रह गया, जो ना पुराने पिछले नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है, जो ना नए स्पेशल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है। इससे हम कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये नाम का ईयर है, इसको ईयर कहना नहीं चाहिए। बेसिकली दिस इज अ ट्रांजिशनल टैक्स पीरियड, बिकॉज ऑब्वियसली दिस विल ऑलवेज बी ऑफ लेस देन 12 months. ये हमेशा 12 महीनों से कम का पीरियड होगा। आर यू गेटिंग दिस? नॉर्मल टैक्स ईयर 12 महीनों का होगा, स्पेशल टैक्स ईयर हमेशा 12 महीने का होगा, लेकिन ट्रांजिशनल टैक्स ईयर हमेशा 12 महीने से कम का होगा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? बहुत सिंपल है, इसको डिफाइन करने का तरीका ही बहुत सिंपल है। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द, देखिएगा जरा, पीरियड स्टार्ट कहां से हो रहा है? ये स्टार्ट यहां से हो रहा है, एंड यहां पे हो रहा है। तो आओ देखते हैं। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द लास्ट फुल टैक्स ईयर टिल द स्टार्ट ऑफ द न्यू स्पेशल टैक्स ईयर। हमने कहा इन दोनों के दरमियान का जो पीरियड है, ये वाला जो पीरियड है, ये वाला जो पीरियड है, ये वाला जो पीरियड है, हमने कहा ये है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ये है ट्रांजिशनल टैक्स पीरियड। लॉ में इसको ईयर कहा गया, लेकिन ट्रांजिशनल टैक्स पीरियड है, हमेशा 12 महीने से कम का होगा। सही है? तो सर इसकी इनकम, इसकी लायबिलिटीज, इसके एसेट्स, ये कैसे रिपोर्ट होंगे? तो हमने कहा इसके लिए ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का रिटर्न अलग से खुलता है पोर्टल के ऊपर, ऑप्शन दिया हुआ होता है कि आप जो रिटर्न फाइल करेंगे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का रिटर्न होगी। ठीक होगी बात? क्या बात आपकी समझ में आती है?
अब कोई ये पूछ सकता है कि सर ये चले, हमने कहा, हमने मान लिया ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है, स्टार्ट हो रहा है कब से, इतना सा ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 25 से और खत्म कब हो रहा है, 30 सितंबर 25 को खत्म हो रहा है, क्योंकि ये 1 अक्टूबर 25 से तो ये स्पेशल टैक्स ईयर शुरू हो रहा है। तो अब सर इसको आपने कहा कि ये क्या है, ये है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। मान लिया हमने ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, इसको हम नाम क्या देंगे, नाम देना बड़ा जरूरी है। क्यों नाम देना जरूरी है? अगर हम नाम नहीं देंगे तो हमें ये नहीं पता लगेगा कि इस पीरियड पर कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है, कौन से रेट्स एप्लीकेबल है। आर यू गेटिंग दिस? तो हमने कहा इस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को नाम क्या देंगे, इस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को हम नाम देंगे उस रेफरेंस के हिसाब से, उस नॉर्मल टैक्स ईयर के रेफरेंस के हिसाब से जिसपे इसका एंड फॉल कर रहा होगा। यानी कि उसूल नाम देने का वही रहेगा जो स्पेशल टैक्स ईयर में उसूल था। हमने स्पेशल टैक्स ईयर के अंदर भी यही कहा था कि स्पेशल टैक्स ईयर का एंड जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करेगा हम उसी के रेफरेंस से उसको नाम देंगे। यहां पर भी नाम देने का उसूल सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा? हम ये देखेंगे कि इस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का जो एंड है ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है। तो हमने कहा ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है, जरा चेक करते हैं। हमने जब चेक किया, माइक्रोस्कोप लगा के गौर से देखा, तो हमने ये देखा कि ये 1 जुलाई 25 से जो नॉर्मल टैक्स ईयर शुरू होता है और 30 जून 26 के ऊपर जो नॉर्मल टैक्स ईयर खत्म होता है, ये उस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है, यानी नॉर्मल टैक्स ईयर 2026 में फॉल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका नाम होगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2026। इसका मतलब इसमें फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होगा? फाइनेंस एक्ट 2025। आर यू गेटिंग दिस? क्या ये बात सब कुछ समझ आती है बेटा? अगर समझ आती है तो जरा मुझे एक्नॉलेज कर दो, क्लियर कर दो, कंफर्म कर दो। ग्रेट। इसका मतलब ये हुआ, मैं फिर से रिपीट कर दूं, कि अगर कोई भी पर्सन अपना टैक्स ईयर चेंज कराता है फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल, फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल, तो इस टैक्स ईयर के चेंज होने से एक पीरियड बीच में ऐसा रहेगा, ट्रांजिटरी पीरियड ऐसा आ जाएगा जो ना पुराने नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है, जो ना नए टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है। वो पीरियड बेचारा यतीम रह गया। वो कह रहे भाई मुझे कोई तो अपने अंडर लो। मैंने कहा नहीं भाई, हम आपको यतीम छोड़ देंगे। तो हमने कहा ये पीरियड is from the end of the last full normal tax year till the start of new special tax year। ये जो पीरियड है हमने कहा ये है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ये है ट्रांजिशनल टैक्स पीरियड। ये 12 महीने से कम का साल होगा। आर यू गेटिंग दिस? अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक। अच्छा बेटा, हमारा डिस्कशन चल रहा था स्पेशल टैक्स ईयर का और हमने ये देखा कि स्पेशल टैक्स ईयर क्या है, स्पेशल टैक्स ईयर क्या है। फिर हमने ट्रांजिशनल टैक्स ईयर भी देखा। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का डिस्कशन हमारा चल रहा था। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को हमने देखा। अब हम थोड़ा सा इस बात पे गौर कर लेते हैं कि क्या कैन एनी पर्सन शिफ्ट हिज नॉर्मल टैक्स ईयर टू स्पेशल टैक्स ईयर। जिसके दिल में भी आया कि नहीं सर मेरा लकी मंथ जो है ना वो जून नहीं है, मेरा लकी मंथ सितंबर है, मुझे टैक्स ईयर चेंज कर लेना चाहिए, सितंबर करा लेना चाहिए, 1 सितंबर टू 31 अगस्त या 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर, ये मुझे चेंज करा लेना चाहिए। ख्वाब में आया था ये मेरे लिए लकी ईयर रहेगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? द आंसर इज नो। इसका एक प्रोसीजर गिवन है, ठीक है। उस प्रोसीजर के तहत हम चलेंगे। तो उस प्रोसीजर के तहत अगर स्पेशल टैक्स ईयर में आपको कन्वर्ट कराना है, अपने नॉर्मल टैक्स ईयर चेंज करवाना है, तो वो हो सकता है। उसका खुलासा ये है, उसकी समरी ये है, फिर हम उसको रीड भी कर लेंगे।
The answer, the question is, what is the procedure? स्पेशल टैक्स ईयर कराने का प्रोसीजर है क्या? समरी बता रहा हूं, उसके बाद फिर इसका लॉ को भी देख लेंगे. द समरी इज कि अगर कोई पर्सन अपना नॉर्मल टैक्स ईयर स्पेशल टैक्स ईयर में शिफ्ट कराना चाहता है, अच्छा सिर्फ नॉर्मल से स्पेशल में नहीं, स्पेशल से नॉर्मल में भी शिफ्टिंग हो सकती है, स्पेशल से स्पेशल में भी शिफ्टिंग हो सकती है. प्रोसीजर यही रहेगा, अप्लाई करना पड़ेगा टू कमिश्नर, यानी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कमिश्नर को, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि भाई प्लीज़ आप मेरा टैक्स ईयर नॉर्मल से स्पेशल में कर दें. कमिश्नर कौन है? ये कमिश्नर एफबीआर के डिपार्टमेंट का बंदा है. वहाँ पर मुख्तलिफ डेजिग्नेशंस के लोग हैं, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेजिग्नेशंस होती हैं, सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, सीएफओ, उसी तरह एफबीआर के अंदर भी ये हिरार्कीज चलती हैं. ठीक है, एफबीआर के अंदर भी हिरार्कीज चल रही हैं. एफबीआर के रीजनल ऑफिसेज हैं, कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, टॉप के ऊपर बैठा हुआ है चेयरमैन एफबीआर. ठीक है, टॉप के ऊपर कौन बैठा हुआ है? चेयरमैन. एफबीआर के इदारे के टॉप पे कौन बैठा हुआ है? चेयरमैन एफबीआर बैठा हुआ है. जिस तरह किसी भी इदारे के टॉप के ऊपर उसका सीईओ बैठा हुआ होता है, इसी तरह एफबीआर के इदारे के टॉप पर चेयरमैन एफबीआर बैठा हुआ है. हमें अप्लाई करना पड़ेगा कमिश्नर को हमें एप्लीकेशन देनी पड़ेगी. कंपेलिंग नीड शो करना पड़ेगी, अशद ज़रूरत शो करना पड़ेगी. ये नहीं कह सकते कि मेरा सितंबर मेरा लकी मंथ है इसलिए मुझे चेंज करना है. ख्वाब में आया था, मैंने अगर सितंबर में अपना बिजनेस का टैक्स ईयर चेंज करा लिया तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा. नहीं, ऐसा सीन नहीं है. कंपेलिंग नीड शो करना पड़ेगी. आर यू गेटिंग दिस? कंपेलिंग नीड शो करना पड़ेगी. अच्छा, कंपेलिंग नीड आमतौर पर क्या होती है? टैक्स ईयर चेंज कराने के लिए आमतौर पर कंपेलिंग नीड ये होती है, मिसाल के तौर पर, और यही कॉमनली ऑब्जर्व की जाती है कंपेलिंग नीड, कि मिसाल के तौर पर ये पेरेंट कंपनी है, ये उसकी सब्सिडरी कंपनी है. अब पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पता है कि लॉ के हिसाब से भी कंसोलिडेट होने चाहिए. कंपनीज एक्ट भी कहता है कि भाई ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है इनको. ये मैं आपको पहले ही बता चुका कि कंपनीज अपने टैक्स ईयर के हिसाब से अपने अकाउंटिंग ईयर को सेट कर देती हैं. जैसे बैंक्स हैं, बैंक का टैक्स ईयर क्या है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर. स्पेशल टैक्स ईयर है, तो अकाउंटिंग ईयर भी 1 जनवरी से 31 दिसंबर ही चल रहा होता है. सही है. तो अब अकाउंटिंग ईयर की क्लोजिंग हो रही है, वही टैक्स ईयर की रिपोर्टिंग के लिए काम आ रही है. अकाउंटिंग ईयर की क्लोजिंग हो रही है, वही टैक्स ईयर की फिगर्स को कंपाइल करने के काम आ रही है. कुछ 19-20 चेंजिंग करके वो टैक्स की फिगर बन जाती है. हम देखेंगे क्या चेंजेस होती हैं जब बिजनेस इनकम पढ़ेंगे. तो कहने का मकसद ये है कि अब पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी के ईयर एंड्स अलग अलग हैं. हो सकता है मिसाल के तौर पर पेरेंट कंपनी का ईयर एंड हो 1 जुलाई से 30 जून और सब्सिडरी का ईयर एंड हो अल्लाह भला कर दे 1 जनवरी से 31 दिसंबर. दोनों के अलग अलग ईयर एंड्स हैं. एफबीआर ने अलग अलग ईयर एंड स्पेसिफाई किए हैं. ठीक है. अब ये पेरेंट सब्सिडरी जब कंसोलिडेशन करने के लिए जाएंगी तो उनको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कंसोलिडेशन के लिए आपके पास जो टाइम पीरियड है वो सेम होना चाहिए. जैन से दिसंबर है तो जैन से दिसंबर के रिजल्ट्स दोनों के कंसोलिडेट होने चाहिए. लाइक टू लाइक कंसोलिडेशन, लाइक टू लाइक पीरियड्स की कंसोलिडेशन, नंबर्स कंसोलिडेट होने चाहिए. मसला आ जाता है. ठीक है. तो अब होगा क्या? अब होगा ये कि प्रॉब्लम आएगा. इन टैक्स ईयर्स की वजह से इनके रिपोर्टिंग के ईयर्स भी चेंज होंगे. रिपोर्टिंग ईयर्स चेंज होंगे तो कंसोलिडेशन में मसला आएगा. इसीलिए या पेरेंट या सब्सिडरी अप्लाई कर देगी कमिश्नर को कि भाई हमारा प्लीज़ टैक्स ईयर चेंज कर दो.
अगर मिसाल के तौर पर सब्सिडरी का 1 जन से 31 दिसंबर है तो सब्सिडरी रिक्वेस्ट कर लेगी कि भाई आप मेरा टैक्स ईयर चेंज करके 1 जून टू 1 जुलाई टू 30 जून कर दो, ताकि मेरा पेरेंट के साथ टैक्स ईयर कोइंसाइड कर जाए और मेरी अकाउंटिंग, टैक्स और कंसोलिडेशन, ये अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स मेरे लिए आसान हो जाए। आमतौर पर ये नीड रहती है। तो एफबीआर के पास या कमिश्नर के पास ये राइट है कि वो अप्रूव भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक, रिजेक्शन के केस में आमतौर पर इनकम टैक्स लॉ के अंदर ये प्रोविजन होता है कि जब भी कमिश्नर कोई भी चीज़ को रिजेक्ट करता है तो वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देता है। रिजेक्शन के केस में क्या भी देगा वो, ये अल्फाज आपको लॉ में काफ़ी जगह पर नजर आएंगे। इसका मतलब क्या, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने का मकसद ये है कि अगर कमिश्नर किसी भी चीज़ को रिजेक्ट कर रहा है, मना कर रहा है, तो वो सामने वाली पार्टी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा कि उसके रीजंस सुनेगा कि वो किस रीजंस की बुनियाद के ऊपर इसे अप्रूव करवाना चाहता है और क्या सामने वाली पार्टी के रीजंस स्ट्रॉन्ग हैं, क्या वो जस्टिफिकेशन दे पा रही है। अगर कमिश्नर को नहीं लगता तो क्या सामने वाली पार्टी उसको कन्विंस कर पा रही है, ये बात। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में तो फिर कायद आज़म का भी काफ़ी रिवाज चलता है, तो फिर वो कन्विंस कमिश्नर आमतौर पर हो ही जाता है, उसको दिल पिघल जाता है। खैर, रिजेक्शन, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ऐसा भी हो सकता है कि अगर अच्छा अप्रूव भी हो सकता है और कमिश्नर क्या भी कर सकता है, सब्जेक्ट टू कमिश्नर क्या भी कर सकता है, अप्रूव कर सकता है और कुछ एडिशनल कंडीशंस भी इम्पोज कर सकता है कि भाई ठीक है, आपका अप्रूव कर दिया हमने चेंज ऑफ टैक्स ईयर, अब आपके ऊपर कंडीशन ये है कि आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल भी सबमिट करेंगे, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, वो डॉक्यूमेंट, ये 4-5 डॉक्यूमेंट आप हमेशा एडिशनली सबमिट करेंगे। तो कमिश्नर कोई भी कंडीशन लगा कर भी अप्रूवल दे सकता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस भी दे सकता है। और कमिश्नर ऐसा भी कर सकता है बाद में विड्रॉ भी कर सकता है, अपनी दी हुई अप्रूवल को विड्रॉ भी कर सकता है। अगर इफ इन द व्यू ऑफ द कमिश्नर द नीड इज नो मोर एप्लीकेबल, तो विड्रॉ भी कर सकता है। चलो सर, टैक्स पेयर के पास क्या रिकोर्स है अगर तो रिजेक्ट हो जाए या विड्रॉ हो जाए, तो टैक्स पेयर क्या कर सकता है? उन्होंने कहा टैक्स पेयर ये कर सकता है कि वो रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अच्छा देखो, टैक्स पेयर क्या कर सकता है, टैक्स पेयर के पास क्या रिकोर्स है? टैक्स पेयर के पास ये रिकोर्स है कि वो रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। किसको? बोर्ड को। तो सर ये बोर्ड ही तो चल रहा है सारा, ये क्या चल रहा है? ये बोर्ड ही तो चल रहा है। कमिश्नर भी तो एफबीआर का ही हिस्सा है, बोर्ड का ही हिस्सा है, फेडरल बोर्ड ऑफ, ये मैट्रिक इंटर बोर्ड की बात थोड़ी हो रही, एफबीआर की बात हो रही है। तो कमिश्नर भी तो बोर्ड ही का हिस्सा है, कमिश्नर ही तो रिजेक्ट कर रहा है, कमिश्नर ही तो विड्रॉ कर रहा है। उन्होंने कहा ये जो आप लॉ जब भी लिखता है कि एप्लीकेशन या रिव्यू एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है बोर्ड को, तो इसका मतलब होता है कि ये रिव्यू एप्लीकेशन फाइल की जा रही है टू चेयरमैन एफबीआर, यानी कि उस इदारे के सरबराह को। आर यू गेटिंग दिस? कि ये रिव्यू एप्लीकेशन किसको फाइल की जा रही है? चेयरमैन एफबीआर को फाइल की जा रही है। अब इसको हम रीड भी कर लेते हैं, यही बातें सारी लिखी हुई होंगी। अच्छा, पहले ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को रीड कर लेते हैं जो हमने समझ लिया। Where the tax year of a person changes, the period between end of last tax year prior to change, यानी end of last full tax year prior to change, and the date on which the changed tax year commences, और जब से नया टैक्स ईयर शुरू हो रहा है, उन दोनों के दरमियान का जो यतीम पीरियड है वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहलाएगा। एग्जाम्पल वगैरह हमने सारी देख ली, ये आप लोग गो थ्रू कर लेंगे। प्रोसीजर फॉर चेंजिंग टैक्स ईयर, प्रोसीजर फॉर चेंजिंग टैक्स ईयर, ये भी हमने डिस्कशन कर लिया, इसको हम देख लेते हैं। A person using normal tax year may apply in writing to the commissioner to allow him to use special tax year। ये हमने देखा कि अप्लाई कर सकता है कमिश्नर को। A person using a special tax year may apply in writing to the commissioner to allow him to use a normal tax year। और वो जो स्पेशल टैक्स ईयर यूज़ कर, तो नॉर्मल से स्पेशल में जाया जा सकता है, स्पेशल से नॉर्मल में भी, और
स्पेशल से स्पेशल में भी जा सकता है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन ऐसा भी हो सकता है। कमिश्नर शैल ग्रांट परमिशन बाय एन ऑर्डर ओनली if the person has shown compelling need. Compelling need शो करना पड़ेगी। Permission shall be subject to such conditions if commissioner में impose, commissioner चाहे तो conditions भी लगा सकता है। Order shall be made after providing to the applicant an opportunity of being heard where application is rejected. The order shall be made after providing to the applicant an opportunity of being heard where the application is rejected. ये बात आपको मैं बता चुका हूँ। Order shall take effect from such date being the first day of special tax or the normal tax the case may be specified in the order. तो होगा क्या कि अगर तो कमिश्नर आपकी एप्लीकेशन और आपके रीजन से सेटिस्फाइड है, कंपेलिंग नीड उसको समझ में आ गई है, आपकी कंपेलिंग नीड है, तो फिर वो क्या कर देगा कि वो ऑर्डर इशू कर देगा कि भाई आपका स्पेशल टैक्स ईयर शुरू होगा किस डेट से, वो डेट मेंशन करेगा। मिसाल ले रहा हूँ मैं, यहाँ आप खड़े हुए हैं, ये आपका नॉर्मल टैक्स ईयर ख़त्म हो गया, मिसाल के तौर पर 30 जून 24 को आपका नॉर्मल टैक्स ईयर ख़त्म हो गया। आपने कमिश्नर को फाइल कर दिया कि भाई मैं 1 सितंबर 2024 से नया टैक्स ईयर शुरू करने जा रहा हूँ, और ऑर्डर आता है 5 तारीख को, कमिश्नर का अप्रूवल आता है 5 तारीख को, तो उस ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ होगा कि जो नया टैक्स ईयर है वो किस डेट से शुरू हो रहा है। यानी कि उस ऑर्डर में लिखा होगा कि भाई आपका नया टैक्स ईयर 1 तारीख से शुरू हो चुका, या आपका जो इफेक्टिव जो टैक्स ईयर शुरू होगा वो अगले साल से शुरू होगा, ये साल आप ऐसे ही गुजारो। सो वट एवर द केस में बी, ऑर्डर विल स्पेसिफाई द डेट कि नया स्पेशल टैक्स ईयर किस डेट से इफेक्टिव होगा। ये कहने का मतलब है कमिश्नर में आफ्टर प्रोवाइडिंग टू द पर्सन कंसर्न एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड व्हेन ऑर्डर विथड्रॉ द परमिशन, और विथड्रॉ भी कर सकता है। पर्सन अगर डिससेटिस्फाइड है विद द ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर तो उसके पास क्या रिकोर्स है। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया है या विथड्रॉ कर दिया है तो उसके पास रिकोर्स क्या है। वो ये कर सकता है कि वो रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकता है टू FBR, रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकता है टू FBR। ठीक होगी बात। और FBR का डिसीजन उस एप्लीकेशन के ऊपर फाइनल होगा, उसके बाद वो मज़ीद किसी एपेलेट अथॉरिटी के पास नहीं जा सकता। ठीक है बेटा, क्लियर है ये बात, आसान बातें हैं, ये हमने पढ़ ली। एक बॉक्स यहाँ पर बना हुआ है, ये आगे भी इसका कभी जिक्र आ जाएगा लेकिन इसको भी पढ़ लेते हैं। अ टैक्स ईयर कैन बी अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स अंडर द फॉलोइंग 2 सर्कमस्टांसेस। एक तो हमने देखा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर भी 12 महीने से कम का होगा। इसके अलावा 2 सिचुएशंस और भी ऐसी हैं जहाँ पर 12 महीने से कम का टैक्स ईयर ऑब्जर्व किया जा सकता है। देख लो, अंडर सेक्शन 117 सबसेक्शन 2, 117 सबसेक्शन 2 में अ टैक्स पेयर हैज टू फाइल अ रिटर्न ऑन डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस फॉर द पीरियड कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर टू द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द बिजनेस इवन इफ इट कंप्राइजेस से 50 डेज। दिस पीरियड विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट टैक्स ईयर। क्या मतलब है इसका? अगर एक बंदा अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहा है, ठीक है भाई, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा। मिसाल ले रहा हूँ, 1 जुलाई से टैक्स ईयर शुरू हो गया और वो बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहा है 15 सितंबर को, तो जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन 62 डेज और 15 दिन सितंबर के, यानी कि 77 डेज। अब वो डिसकंटिन्यू कर रहा है, अब उसको इस 77 डेज का रिटर्न फाइल करना होगा। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, इसके अलावा एक ही सेक्शन 145 जो कि क्या कहता है, अ टैक्स पेयर हु इज लाइकली टू लीव पाकिस्तान ड्यूरिंग द करंट टैक्स ईयर, जाने वाला है, छोड़ने वाला है पाकिस्तान, और उसकी पाकिस्तान वापस आने की कोई इंटेंशन नहीं है, विथ नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग टू पाकिस्तान शेल गिव टू द कमिश्नर अ नोटिस, वो कमिश्नर को नोटिस देगा, एंड फाइल अ रिटर्न, और रिटर्न फाइल करेगा कब से कब तक का, स्टार्टिंग फ्रॉम टैक्स कमेंसिंग फ्रॉम स्टार्ट ऑफ टैक्स ईयर के स्टार्ट से लेकर टू द डेट ऑफ प्रोबेबल डिपार्चर, जिस डेट को उसका प्रोबेबल डिपार्चर है। मिसाल के तौर पर अगर उसका प्रोबेबल डिपार्चर
मिसाल के तौर पर 14 नवंबर को है, तो वो प्रोबेबल डिपार्चर के डेट तक का रिटर्न फाइल कर देगा 13-14 नवंबर तक का। आर यू गेटिंग दिस? किस साल? इसी साल फाइल करेगा, ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द ईयर। करेंसी मतलब करंट ईयर। इस पीरियड विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट टैक्स ईयर, और ये भी एक सेपरेट टैक्स ईयर कंसिडर होगा। बस जिक्र इसलिए कर दिया कि ये भी तो स्पेशल सिचुएशंस हैं जहां पर टैक्स ईयर 12 महीने से कम का हो सकता है। अच्छा भाई, तो मैं इन शॉर्ट इस टैक्स ईयर के डिस्कशन को समराइज कर दूं। टैक्स ईयर आमतौर पर 3 हैं: नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई से 30 जून। नॉर्मल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे फिजिकल फाइनेंशियल ईयर से कॉरिस्पॉन्ड करता है, इकोनॉमी के फिजिकल फाइनेंशियल ईयर से कॉरिस्पॉन्ड करता है। ज़्यादातर लोगों का नॉर्मल टैक्स ईयर ही होता है। स्टार्ट होता है 1 जुलाई से, ख़त्म होता है 30 जून पर। डिनोट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द कैलेंडर ईयर इन विच द नॉर्मल टैक्स ईयर एंड फॉल्स। अगर नॉर्मल टैक्स ईयर 24 से अप्लाई होगा फाइनेंस एक्ट 2023। स्पेशल टैक्स ईयर हर वो टैक्स ईयर जो 30 जून के अलावा ख़त्म हो। ये भी 12 महीने का ही साल है, लेकिन ये 30 जून के अलावा ख़त्म होते हैं। और एफबीआर ने क्लास ऑफ टैक्स पेयर के लिए ये स्पेसिफाई किया हुआ होता है आमतौर पर। फॉर एग्जाम्पल, बैंक्स के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए 31 दिसंबर है। नाम क्या दिया जाएगा? नाम इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि नाम डिटरमिन करेगा कि फाइनेंस एक्ट कौन सा अप्लाई होगा। हमने कहा नाम डिटरमिन करने का उसूल बड़ा सिंपल है। ये चेक कर लो कि स्पेशल टैक्स ईयर का एंड किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है, वही नाम दे दो उसको। दूसरा शॉर्टकट तरीका, ये चेक कर लो स्पेशल टैक्स ईयर का एंड किस मंथ में फॉल कर रहा है। अगर जुलाई से लेकर दिसंबर तक में फॉल कर रहा है, जैसे कि जुलाई 26, तो हमने कहा अब उसका स्पेशल टैक्स ईयर होगा कैलेंडर ईयर +1। जुलाई से दिसंबर में फॉल कर रहा है तो जो भी कैलेंडर ईयर होगा उसमें +1 कर दो, यानी जुलाई 26, इसका मतलब उसका होगा टैक्स ईयर 2027। नवंबर 26 में एंड हो रहा है, इसका मतलब टैक्स ईयर होगा 2027। लेकिन अगर स्पेशल टैक्स ईयर एंड फॉल कर रहा है जैन से जून में, मिसाल के तौर पर मार्च 26 में या मार्च 2028, इसका टैक्स ईयर क्या होगा? हमने कहा इसका टैक्स ईयर वही कैलेंडर ईयर होगा जिसमें ये खत्म हो रहा है, यानी कि टैक्स ईयर 2028। ठीक होगी बात? स्पेशल टैक्स ईयर की बात आ गई। स्पेशल टैक्स ईयर को हमने नाम दे दिया, नाम देने से पता लग गया कि इस पर फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होगा। फिर होता क्या है, नॉर्मल से स्पेशल में जब टैक्स ईयर चेंज होता है तो एक यतीम पीरियड आ जाता है। फ्रॉम द एंड ऑफ द लास्ट फुल टैक्स ईयर टू द स्टार्ट ऑफ द न्यू टैक्स ईयर, ये यतीम पीरियड जो आ जाता है ये किसी भी फुल टैक्स ईयर में फॉल नहीं कर रहा, लेकिन हमें पता है कि ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है, इसका भी रिटर्न फाइल होगा। ये पीरियड है लेस देन 12 मंथ्स का। और दूसरी बात ये कि इसके टैक्स ईयर को डिटरमिन करने का भी तरीका वही है जो स्पेशल टैक्स ईयर का है। प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर क्या हो सकता है? क्या नॉर्मल से स्पेशल में, स्पेशल से नॉर्मल में, स्पेशल से स्पेशल में जाया जा सकता है? आंसर इज यस, प्रोसीजर है। अप्लाई करना पड़ेगा, कमिश्नर को कंपेलिंग नीड शो करना पड़ेगी। कमिश्नर चाहे तो अप्रूव कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है बाय गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। पहले से गिवन परमिशन को विड्रॉ भी कर सकता है। अप्रूवल पर एडिशनल कंडीशंस भी इम्पोज कर सकता है। और क्या, अच्छा, और इफेक्टिव डेट ऑर्डर में जो स्पेसिफाई होगी उस डेट से स्पेशल टैक्स ईयर शुरू होगा। क्या टैक्स पेयर के पास कोई रिकोर्स है अगर तो रिजेक्ट हो जाए या पहले से गिवन परमिशन विड्रॉ हो जाए? आंसर इज यस। वो रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, किसको? बोर्ड को। और बोर्ड का डिसीजन फाइनल होगा, यानी चेयरमैन एफबीआर का डिसीजन फाइनल होगा। ये सारी की सारी बातें हमने क्विकली रिकैप कर ली हैं। कुछ चीज़ें ऊपर थी जो रह गई थी, हम टैक्स ईयर के डिस्कशन पर पहुंच गए थे, वो हम देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, ये मैं आपको ये हमने डिस्कशन आपसे पहले ही कर लिया था। अच्छा, स्केच ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मैंने आपको बता दिया था, शेड्यूल्स के ऊपर भी हमारी बात हो गई थी। फिर लॉ की कुछ एक्सटेंशंस भी हैं, जैसे कि इनकम टैक्स रूल्स, क्या ये भी लॉ है? हमने कहा जी ये भी लॉ है। सर रूल्स होते ही क्यों हैं? रूल्स काफ़ी सारी चीज़ों को फर्दर क्लेरिफाई, स्पेसिफाई, इलेबरेट करने के लिए होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखेंगे जब सैलरी इनकम हम पढ़ रहे होंगे, काफ़ी सारे रूल्स आएंगे। रूल फॉर वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन, रूल फॉर वैल्यूएशन ऑफ कन्वेंस बेनिफिट, मोटर व्हीकल के यूजेज का बेनिफिट है, उसको कैलकुलेट कैसे करना है, डिटेल आपको कहाँ मिलेगी? रूल में मिलेगी। ऑर्डिनेंस में इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं हैं। तो रूल्स में हमें काफ़ी सारी गाइडलाइंस मिलेंगी। जैसे हम अभी रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे,
कि डेज की काउंटिंग कैसे होगी। तो डेज की काउंटिंग कैसे होगी, अब ये चीज़ डिटेल चीज़ है, लंबी चीज़ है। अब लॉ ये सारी छोटी मोटी बातें नहीं बताएगा, छोटी छोटी डिटेल्स आपको रूल में मिलेंगी अगर कोई कैलकुलेशन, कोई डिटर्मिनेशन से रिलेटेड बातें हैं। नोटिफिकेशन SRO जब कोई आता है तो वो लॉ की ही एक्सटेंशन होती है, लॉ में चेंजेस कर देता है, यानी कि वो लॉ का पार्ट है। यानी कि इनकम टैक्स रूल भी लॉ का पार्ट है, नोटिफिकेशन SRO, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर, ये भी लॉ का पार्ट है। फाइनेंस एक्ट मैंने आपको बता दिया कि हर साल बजट आता है, बजट में नेशनल बजट नेशनल असेंबली में पास होता है, फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट में बदलता है, वो भी लॉ में चेंज करता है, यानी दिस इज ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ लॉ, ये भी लॉ है, ठीक है। लेकिन सर्कुलर और सर्कुलर लेटर की जब बात आती है, क्या ये लॉ है? क्या सर्कुलर लॉ है? क्या सर्कुलर लेटर लॉ है? आंसर इज नो, दीज आर नॉट लॉ। ये एक्सप्लेनेशंस हैं, सर्कुलर्स एक्सप्लेनेशंस हैं, सर्कुलर लेटर एक्सप्लेनेशन है। ये टैक्स पेयर पे बाइंडिंग नहीं होते। किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए सर्कुलर निकाल दिया। अब ये FBR के ऊपर तो बाइंडिंग होता है, लेकिन टैक्स पेयर पे बाइंडिंग नहीं होता। यानी अगर टैक्स पेयर चाहे तो वो अपनी पोजीशन ले सकता है कि भाई लॉ के हिसाब से मेरा व्यू ये बन रहा है, लॉ की वर्डिंग्स के हिसाब से मेरा व्यू ये बन रहा है, मैंने ये ट्रीटमेंट किया है, बिल्कुल ठीक है। चैलेंज कर सकता है, चैलेंज होते हैं बहुत सारे डिसीजन। और असल लॉयर और टैक्स कंसल्टेंट तो होता ही वो है जो लॉ की वर्डिंग में से रास्ते निकाले। आर यू गेटिंग दिस? तो सर्कुलर और सर्कुलर लेटर क्या होता है? ये किसी स्पेसिफिक टैक्स पेयर के किसी स्पेसिफिक मसले के लिए कोई सर्कुलर लेटर इशू किया जाता है। द लुबे-लुबाब इज द कंक्लूजन इज दैट दीज आर नॉट बाइंडिंग ऑन टैक्स पेयर। ऊपर की तीन चीज़ें तो लॉ हैं, सर्कुलर और सर्कुलर लेटर लॉ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर सर्कुलर लेटर में हमें एक्सप्लेनेशन मिलेगी जो हमारे मतलब की होगी, जो हमारे काम को आसान करती होगी और हम भी उससे मुत्तफिक होंगे, देन वी कैन ऑप्ट दैट एक्सप्लेनेशन फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन पर्पसेस। ठीक है, ये दो बातें भी हो गई। लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट्स, ऑब्वियसली लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट्स बाइंडिंग होते हैं और वो प्रेसिडेंट्स होते हैं। प्रेसिडेंट्स मतलब ये कि पास्ट केसेस हैं, पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं, और अगर ऐसे ही सिचुएशंस बाद में आती हैं, ऑब्वियसली वो डिसीजंस हेल्पफुल होते हैं फॉर एनी अदर जुडिशियल अथॉरिटी एज वेल। ठीक है, अच्छा, ये बातें हमने कर ली मुख्तसरन। फिर जहाँ जहाँ कोई सर्कुलर आया, कोई ऐसी चीज़ आई, तो उसके ऊपर मज़ीद बात भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर क्या है? फिर हमारे पास इस ऑर्डिनेंस का सेक्शन नंबर 1 है। सेक्शन नंबर 1 क्या बताता है? सेक्शन नंबर 1 हमें इस ऑर्डिनेंस का टाइटल बताता है। इस ऑर्डिनेंस का शॉर्ट टाइटल क्या है भाई? इसको हम प्यार से, शॉर्ट टाइटल इसका है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसका लॉन्ग टाइटल क्या है? अगर हम इसे बुलाना चाहें, पुकारना चाहें, कहीं रास्ते से गुजर रहा हो, हमें बुलाना हो, आवाज़ देनी हो, शॉर्ट टाइटल, निक नेम, पता लग गया हमें। लॉन्ग टाइटल क्या है? चलो, इसका लॉन्ग टाइटल है एन ऑर्डिनेंस। ऑब्वियसली जो पार्लियामेंट से पास हो गया, प्रेसिडेंट से पास हो गया, लॉ का पार्ट बन गया। एन ऑर्डिनेंस टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू इनकम टैक्स। ये ऐसा लॉ है जिसके थ्रू हम सारे लीगल प्रोविजंस को कंसोलिडेट भी करते हैं। कोई चेंजेस करनी होती तो भी इस लॉ में कर देते हैं। किससे रिलेटेड? इनकम टैक्स से रिलेटेड। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी लॉज हैं, जो भी चेंजेस हैं, वो हम इसमें करते रहेंगे। टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स एंसिलरी देयर टू और कनेक्टेड विद। और इसके अलावा उसी इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर कोई कनेक्टेड मैटर्स हैं, उनसे रिलेटेड भी अगर हमें कोई चीज़ ऐड करनी हुई, लेस करनी हुई, कंसोलिडेट करनी हुई, तो वो भी हम इसी मोटे किताबचे के अंदर करेंगे, इसी लॉ के अंदर करेंगे। जैसे कि एंसिलरी मैटर्स क्या हो सकते हैं हम देखेंगे। रिटर्न फाइलिंग, ऑडिट, असेसमेंट, अपील्स। रिटर्न फाइलिंग के प्रोसीजर्स, ऑडिट के प्रोसीजर्स, असेसमेंट्स कैसे होंगी, अपील्स कैसे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स है। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी क्या है इस लॉ की? दिस ऑर्डिनेंस शेल एक्सटेंड टू होल पाकिस्तान। ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई होगा। तो ये भी देख लेते हैं कि पाकिस्तान की टेरिटरीज में क्या क्या आता है।
टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या आता है, कौन कौन आता है भाई? प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान आ गया, KPK आ गया, पंजाब आ गया, सिंध आ गया, इस्लामाबाद टेरिटरी आ गया। Such states and territories as are or may be included in Pakistan whether by accession or otherwise such as PATA। और अगर पाकिस्तान ने किसी कोई और मुल्क भी फतह कर लिया, जैसे UK, अमेरिका, उसको अगर फतह कर लिया पाकिस्तान ने, तो वो भी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। अभी तक किया नहीं लेकिन। अच्छा, लेकिन जैसे कि कुछ एरियाज हैं, जैसे कि प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज, फाटा एंड पाटा, प्लस तो ये भी पाकिस्तान का पार्ट एंड ये भी पाकिस्तान की टेरिटरी का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। बट व्हाट अबाउट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, क्या वो पाकिस्तान का पार्ट है? गिलगित बल्तिस्तान, क्या वो पाकिस्तान का पार्ट है? आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और ये पाकिस्तान का पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, ठीक है, नहीं है। और अगर कोई आज़ाद, अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि वहाँ भी एक इनकम टैक्स का लॉ है और वो बिल्कुल सिमिलर लॉ जो पाकिस्तान का है वही उन्होंने वहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। लेकिन एज फार एज द टेरिटरीज आर कंसर्न्ड, वो टेरिटरी पाकिस्तान के अंदर फॉल नहीं करती। आर यू गेटिंग दिस? कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें जो अल्लाह भला करे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं वो पाकिस्तान ही और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही यही सब रन कर रहे हैं, बट लीगली वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। इसका मतलब अगर कोई आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इनकम अर्न करता है तो वो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से फॉरेन सोर्स इनकम हो जाएगी। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा भाई, कमेंसमेंट डेट क्या है? जाहिर सी बात है, इससे पहले एक और कंपनीज एक्ट था 1979 का, ठीक है, तो वो अब ख़त्म हो गया। तो अब ये जो नया वाला ऑर्डिनेंस है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ये कब से एप्लीकेबल होगा? इट शैल कम इनटू फोर्स द डेट नोटिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट, और वो होगा जुलाई 1, 2002। रिपील एंड सेविंग्स, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब पुराना ऑर्डिनेंस खत्म हो गया, पुराना एक्ट खत्म हो गया, नया एक्ट आ गया। पुराने एक्ट में क्या चीज़ रिपील हो गई, क्या चीज़ बच गई जो अभी भी एप्लीकेबल है, सेविंग्स क्या क्या है? तो हमने कहा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 79 शेल स्टैंड रिपील्ड ऑन द डेट दिस ऑर्डिनेंस कम इनटू फोर्स। तो हमने कहा जैसे ही ये ऑर्डिनेंस इन फोर्स आ जाएगा, यानी 1 जुलाई 2002 को 79 वाला ऑर्डिनेंस रिपील हो गया। हमने कहा चलो भाई निकलो, क्या उसमें से कुछ बचा? क्या कुछ सेविंग्स होंगी? क्या कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो अभी भी अप्लाई हो, रेलिवेंट हो? हमने कहा जी हैं। ऐसी प्रोसीडिंग्स, एनी प्रोसीडिंग्स अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 79 बिफोर अथॉरिटी और कोर्ट, अगर कोई ऐसी चीज़ें जो 1979 के लॉ से रिलेट करती थी, किसी कोर्ट में पेंडिंग थी, अभी तक चल रही हैं, तो उसके लिए लॉ वही रेलिवेंट है, 79 वाला, वही रेफर किया जाएगा, वही अप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा जो नोटिफिकेशंस इशू किए गए 1979 वाले ऑर्डिनेंस के लिए, क्या वो रेलेवेंट हो सकते हैं हमारे लिए? हमने कहा जी वो रेलेवेंट होंगे, वो सेविंग्स में आ रहा है, वो रेलेवेंट होंगे अनलेस, हाँ कब रेलेवेंट नहीं होंगे? अनलेस या तो वो अमेंड कर दिए गए हों, या वो मॉडिफाई कर दिए गए हों, या कैंसिल कर दिए गए हों, या रिपील कर दिए, यानी उनमें रद्द-बदल हो गई, कैंसिल हो गए, इररेलेवेंट हो गए, तब तो वो हमारे से पर्टेन नहीं करेंगे, हमारे किसी काम के नहीं हैं। लेकिन अगर तो ऐसी कोई चीज़ें हैं जो अभी भी एप्लीकेबल है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं और सर्कुलर्स हैं जो अभी भी एप्लीकेबल हैं, जो हम इस्तेमाल करेंगे, जो हम अप्लाई कर रहे होंगे, ऐसे नोटिफिकेशंस हैं, ठीक है, जो हम अप्लाई कर रहे होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि वो अभी भी इफेक्टिव है, यानी कि मतलब अगर प्रिंसिपली लॉ में कोई चेंज नहीं था और कोई नोटिफिकेशन था, लॉ की कोई रूलिंग थी, लॉ की कोई गाइडलाइन थी जो पहले एप्लीकेबल थी, इफेक्टिव थी, इट विल स्टिल रिमेन एप्लीकेबल। डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पूरे कोर्स में जहाँ जहाँ आती रहेंगी, कवर होती रहेंगी। ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड अदर लॉज, इस ऑर्डिनेंस के पास ये ताकत है कि ये कुछ लॉज को ओवरराइड कर सकता है। और देखते हैं किसको। द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force except Constitution of Pakistan।
हमने कहा इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी बात अगर इस ऑर्डिनेंस में लिखी हुई है वो प्रिवेल कर जाएगी। मिसाल के तौर पर हो सकता है इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई बात किसी और लॉ में लिखी हुई हो, कंपनीज एक्ट में लिखी हुई हो, और वो इस लॉ से कॉन्ट्राडिक्टरी हो, तो हमने कहा ये ऑर्डिनेंस हर उस लॉ पर ओवरराइड कर जाएगा, हर उस लॉ पर इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा जिस भी लॉ में इनकम के ऊपर टैक्स से रिलेटेड कोई बात की गई हो, क्योंकि इनकम टैक्स से रिलेटेड सोर्स लॉ यही है, इसी की बात स्टैंप है। अगर कोई और बात किसी ने कर दी किसी और लॉ के अंदर, वो एप्लीकेबल नहीं है, इसकी बात एप्लीकेबल है, ओवरराइडिंग इफेक्ट है। ठीक होगी बात? हाँ, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई बात कर दी है तो अब कॉन्स्टिट्यूशन का पलड़ा भारी रहेगा, वो इसके ऊपर प्रिवेल कर जाएगा। फिर ये सारी बातें हम पढ़ चुके थे, कुछ ऊपर के सेक्शंस रह गए थे जो कि हमने कवर कर ली। टैक्स ईयर की बातें हमने की, वो हमने कवर कर ली। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं। ये छोटी सी एग्जाम्पल है, आप कर लीजिएगा। हम जैसे मिसाल के तौर पर 1 अक्टूबर ये ज़ुबानी फ़ौरन हो जाएगा। 1 अक्टूबर 2013 से टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा है, 30 सितंबर 2014 को ख़त्म हो रहा है। इसका टैक्स ईयर क्या है? आप लोग जवाब भी दे दें मुझे चैट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग समझ भी रहे हैं। अच्छा, ये भी बताओ नॉर्मल है स्पेशल टैक्स ईयर है? नॉर्मल टैक्स ईयर है या स्पेशल टैक्स ईयर है, ये भी बताएंगे आप लोग, ठीक है? वेरी गुड। पहला वाला है स्पेशल टैक्स ईयर 2015। दूसरा वाला दूसरा वाला है भी बेटा। दूसरा वाला चूंकि फुल ईयर नहीं है, डेट से पता लग रहा है 1 जनवरी से 21 दिसंबर, तो हमने कहा ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर हो सकता है। ठीक है, तो ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होगा, और होगा क्या? 2015। वेरी गुड, ठीक है। तीसरा वेरी गुड, स्पेशल टैक्स ईयर 2015। चौथा स्पेशल टैक्स ईयर 2014। वेरी गुड। पांचवा ये वाला। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2019। वेरी गुड। और ये वाला गुड, नॉर्मल टैक्स ईयर 2020। जबरदस्त। अच्छा भाई, अब हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है पर्सन्स का और पर्सन्स के रेजिडेंशियल स्टेटस का। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हो जाएंगे, हमारी बेस बच जाएगी, देन थिंग्स विल स्टार्ट प्रोग्रेसिंग क्विकली इंशाल्लाह ताला। ठीक है, पर्सन किसे कहते हैं? चलो, मैंने आपको बताया कि टैक्स पर्सपेक्टिव से 3 पर्सन को हम ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, 3 ही पर्सन्स को हम ऑलमोस्ट पढ़ रहे होंगे। इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी। इंडिविजुअल की टैक्सेशन, पार्टनरशिप फर्म्स की टैक्सेशन, कंपनी की टैक्सेशन। ठीक है, द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज पर्सन्स, नेमली इंडिविजुअल, कंपनी, in AOP, Association of Person formed, organized or established in Pakistan or elsewhere। आमतौर पर AOP के अंदर पार्टनरशिप फर्म्स आती हैं, जॉइंट वेंचर्स आते हैं, इसको हम देख भी लेंगे अभी। फेडरल गवर्नमेंट इज अ सेपरेट पर्सन, फॉरेन गवर्नमेंट इज अ सेपरेट पर्सन, political subdivision of a foreign government is a separate person, a public international
Organization is a separate person. Now let's see and let's discuss each of these persons one by one. सबसे पहले इंडिविजुअल। कौन इंडिविजुअल? मैं हूं इंडिविजुअल, आप हैं इंडिविजुअल, हर फर्द वाहिद है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन्स फर्द वाहिद, ठीक है। इंडिविजुअल मीन्स सोल प्रोपराइटर, इंडिविजुअल मीन्स सैलरीड पर्सन। इसका मतलब अगर कोई सैलरी अर्न कर रहा है वो इंडिविजुअल है, कोई सोल प्रोपराइटर है वो इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है वो इंडिविजुअल है, अगर कोई बंदा सैलरी भी अर्न कर रहा है बिजनेस भी कर रहा है वो भी इंडिविजुअल ही है। उसकी दोनों इनकम सम अप हो जाएंगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया नॉर्मल टैक्स कैसे निकलता है, सारे हेड ऑफ इनकम की इनकम सम हो जाती है और फिर एक टैक्स रेट लग जाता है। कैलकुलेशन हम बाद में देखेंगे डिटेल की, में अभी कैलकुलेशन का वक्त नहीं है, अभी कॉन्सेप्ट का वक्त है, कैलकुलेशन बाद में आएगी। टैक्स की दुनिया में वैसे तो देखा जाए तो हमने देखा था पार्टनरशिप दो से ज्यादा लोग जब मिलके कोई काम करते हैं पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं और हम कहते हैं भाई पार्टनरशिप में जॉइंट सेवरल लायबिलिटी होती है, बिल्कुल होती है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। टैक्स की दुनिया में एओपी की भी सेपरेट एंटिटी बनती है, सेपरेट पर्सन कंसीडर किया जाता है, ये सेपरेट फ्रॉम इंडिविजुअल कंसीडर किया जाता है। क्या बात समझ आती है? इसका पीएनएल अलग बनेगा, इसकी कैलकुलेशन अलग होगी, इंडिविजुअल की अलग। मिसाल के तौर पर मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरा एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, मेरा एक मिसाल के तौर पर रेस्टोरेंट चल रहा है, वो मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। फिर मेरी एक पार्टनरशिप फर्म चल रही है मेरे पार्टनर के साथ। तो अब जो मेरा रेस्टोरेंट बिजनेस है वो मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी में एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कंसीडर किया जाएगा, वो मेरे इंडिविजुअल रिटर्न में कैलकुलेशन के अंदर ऐड अप हो जाएगा। जबकि पार्टनरशिप का अलग एनटीएन इशू होगा, अलग नेशनल टैक्स नंबर इशू होगा, अलग पीएनएल बनेगा, अलग एंटिटी कंसीडर की जाएगी और उसका अलग टैक्स रिटर्न फिल किया जाएगा। ठीक है बात? सो एओपी इज अ सेपरेट पर्सन अंडर इनकम टैक्स लॉ। चलो अब आ जाते हैं एओपी पे। एओपी है क्या? बहुत दफा हमने देखा है पार्टनरशिप फर्म्स, मिस्टर ए मिस्टर बी, दो लोग मिलके काम कर रहे हैं। आमतौर पर जो एग्जांपल्स हैं इसकी, बाकी डिटेल के अंदर इसकी टैक्सेशन जब आएगी तो हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, अभी इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की इस पर ज़रूरत नहीं है। मिस्टर ए मिस्टर बी इन दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की, ए बी ट्रेडर्स। ये पार्टनरशिप फर्म, मैंने अपने पार्टनर के साथ मिलकर प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म स्टार्ट कर दी, एचएम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के अलावा एओपी में और क्या आती है? जॉइंट वेंचर्स भी आते हैं। मिसाल के तौर पर ए है, बी है, कंपनी सी है, इन तीनों ने मिलके एक जॉइंट वेंचर बना लिया, ABC ट्रेडर्स। अब इस ABC ट्रेडर्स में तीन लोग हैं, दो हैं नेचुरल पर्सन और एक कंपनी। दिस इज अ फॉर्म ऑफ जॉइंट वेंचर कहलाता है। अच्छा, अब डेफिनेशन देख लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स अ फर्म, ये हमने देख लिया, हमें पता लग गया फर्म यानी कि पार्टनरशिप फर्म। अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, प्री पार्टीशन लॉ आपको पता है वही कॉपी पेस्ट होता है चला आता है, तो जो प्री पार्टीशन लॉ है उसी की जुजियात आपको नजर आएंगी। तो हिंदू कल्चर में, हिंदू कम्युनिटीज़ में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट है कि मिसाल के तौर पर उनमें फैमिली बिजनेस चलता है, जॉइंट फैमिली बिजनेस। अब वो चला आ रहा है, उस जॉइंट फैमिली बिजनेस के अंदर अब्बू भी इन्वॉल्व है, चाचा ताया मामू बच्चे सब इन्वॉल्व। अब वो जॉइंट फैमिली बिजनेस है, बेसिकली लॉ ये कह रहा है कि दिस इज नथिंग बट अ पार्टनरशिप ऑफ एवरीवन हु इज वर्किंग इन दैट जॉइंट अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। एनी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन है
जैसे मिसाल के तौर पर ये AB ट्रेडर्स है, क्या ये नेचुरल पर्सन है? हमने कहा नहीं, नेचुरल पर्सन नहीं। क्या ये नेचुरल पर्सन है? हमने कहा ये नेचुरली इन दोनों के मिलाप से होने वाला बिजनेस ये लॉ के हिसाब से एक अलग एंटिटी है और ये भी एक अलग एंटिटी है, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। और हमने जब कंपनी लॉ में कंपनी की डेफिनेशन देखी थी तो कंपनी लॉ की डेफिनेशन भी कहती है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, कंपनी भी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है। तो दिमाग कहता है कि सर क्या इसके अंदर कंपनी भी आ जाती है? हमने कहा वैसे तो डेफिनेशन की रूल्स है, जब हम सिर्फ आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन कहेंगे तो इसमें कंपनी आ जाएगी, फॉल कर जाएगी। लेकिन लॉ खास तौर पर कह रहा है कि बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी, कि कंपनी उसमें शामिल नहीं है, इसलिए वो बाहर हो जाएगी। अच्छा फिर देखो, एनी बॉडी ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड अंडर फॉरेन लॉ, फॉरेन लॉ के तहत ही अगर कोई बॉडी ऐसी बनती है, मिसाल के तौर पर फॉरेन पार्टनरशिप, तो फॉरेन पार्टनरशिप यहां भी क्या कंसिडर की जाएगी? पार्टनरशिप। आर यू गेटिंग दिस? तो फॉरेन लॉ के तहत भी अगर कोई एसोसिएशन बन रही है, कोई आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है जो फॉरेन लॉ के तहत बन रहा है, फॉरेन लॉ में पार्टनरशिप बन रही है, फॉरेन लॉ में LLP बन रही है, तो हमने कहा वो AOP में फॉल कर जाएगी, एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर। अब आप कह सकते हैं कि सर फॉरेन AOP यहाँ पर AOP की डेफिनेशन में कैसे फॉल कर जाएगी? पहली बात, डेफिनेशन में लिखा हुआ है। दूसरी बात, बाहर अगर कोई AOP बनी है तो हम अभी ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर उसको हम टैक्स करना है, नहीं करना है, कितना करना है। हम तो कह रहे हैं बाहर AOP बनी है तो हम यहाँ से बैठ के उसको देख रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? ये AOP है, हमारी डेफिनेशन के हिसाब से भी वो AOP है। तो बेसिकली अभी तो हम उसका स्टेटस, उसकी हैयत, उसका स्ट्रक्चर कह रहे हैं कि ये AOP है। अभी उस पर टैक्स क्या लगेगा, कितना लगेगा, ये हम बात नहीं कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? यहाँ से हम बैठे हैं, पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी है, वो भी कंपनी है। हम कहते हैं भाई फॉरेन कंट्री के अंदर एक कंपनी बनी है, कंपनी लॉ के तहत एक कंपनी बनी है, फॉरेन कंट्री की कंपनी लॉ के तहत एक कंपनी बनी है, वो भी कंपनी है। इसमें कोई हैरत की बात तो नहीं है। कंपनी की डेफिनेशन के अंदर भी हम देखेंगे, कंपनी की डेफिनेशन के अंदर लॉ कहेगा कि भाई जो फॉरेन कंपनी है वो भी कंपनी है। स्टूडेंट कहते हैं सर वो फॉरेन कंपनी को भी हम यहाँ वाली कंपनी कंसिडर करेंगे। हमने कहा भाई यहाँ वाली कंपनी वहाँ वाली कंपनी की बात नहीं हो रही है। अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, उसकी इनकम पे यहाँ टैक्स लेना है या इसकी यहाँ की इनकम पे वहाँ टैक्स, ये बात ही नहीं कर रहे अभी। अभी तो हम कह रहे हैं क्या इस डिफाइन कर रहे हैं वो है क्या। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की गली के अंदर अगर एक बिल्ली जा रही है, अब क्या बोलेंगे? बिल्ली है, कैट है। और अगर फॉरेन कंट्री के अंदर टीवी के ऊपर मेरे बच्चे बैठे हुए, मेरे साथ मेरा बेटा बैठा हुआ है, मेरी बेटी बैठी हुई, मैं उसको टीवी के ऊपर कैट आ रही है, मैं क्या बोलूँगा? देखो बेटा कैट, कैट ही बोलूँगा। लेकिन वो कैट तो सर पाकिस्तान में नहीं है, वो तो UK में है कैट, वो तो US में कैट है। हमने कहा भाई है तो कैट, UK में कैट है, US में कैट, लेकिन है तो कैट। UK की कंपनी है, US की कंपनी, लेकिन है तो कंपनी। UK की AOP है, US की AOP, लेकिन है तो AOP, बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। लेकिन अगर वो कंपनी है तो फिर वो कंपनी की डेफिनेशन में चली जाएगी। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन। कंपनी की डेफिनेशन, चलो कंपनी की डेफिनेशन भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। कंपनी मीन्स, यानी लॉ क्या कह रहा है? लॉ ये कह रहा है कि कंपनी तो वही है जो हम बता रहे हैं आपको कि ये कंपनी है। मीन्स की डेफिनेशन आ गई, मीन्स की डेफिनेशन आ गई, मीन्स आ गया। इसका मतलब कि अब अगर हमारे जहन में कोई कॉन्सेप्ट है कि ये कंपनी हो सकती है, कंपनी एक्ट में कंपनी की डेफिनेशन है, उसके हिसाब से ये कंपनी हो सकती है, हमने कहा वो हो सकती है, वो कंपनी एक्ट की डेफिनेशन है, यहाँ की डेफिनेशन नहीं है। यहाँ जो कंपनी की डेफिनेशन है वो स्टार्ट हो रही है मीन्स से, जिसका मतलब ये है कि अब आपके जहन के अंदर अगर कंपनी का कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको ज़रा हटा दो, पहले वाइप आउट कर दो, वॉश आउट कर दो। अब हम बता रहे हैं कंपनी है क्या। नंबर 1, अ कंपनी इज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट। तो पहले ही स्टेप पर इस डेफिनेशन ने कंपनीज एक्ट वाली कंपनी को अपने अंदर समो लिया। ये डेफिनेशन कहती है कि जो कंपनीज एक्ट वाली कंपनी है वो तो कंपनी है ही है, और वो सारी कंपनियां तो कंपनी है।
इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से वो सारी कंपनीज जो कंपनीज एक्ट वाली कंपनीज हैं वो तो है, प्लस इतनी लंबी चौड़ी और लिस्ट है, और लॉ ये कह रहा है कि भैया वो तो कंपनी है, लेकिन ये भी कंपनीज हैं, ये सारी भी कंपनीज हैं। आर यू गेटिंग दिस? लॉ कह रहा है वो कंपनीज एक्ट वाली कंपनी तो कंपनीज हैं, ये भी कंपनीज हैं। चलो क्या कंपनीज हैं और देख लेते हैं। A body corporate formed by or under any law in force in Pakistan. अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट से मुराद क्या? बॉडी कॉर्पोरेट से मुराद कंपनी की बात हो रही है, कॉर्पोरेट बॉडी कंपनी फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के किसी लॉ के तहत वजूद में आई, किसी और लॉ के तहत वजूद में आई, कंपनीज एक्ट के तहत नहीं आई। कंपनीज एक्ट के तहत आई होती तो वो तो ऊपर कंपनीज एक्ट वाली डेफिनेशन में कवर हो जाती, किसी और लॉ के तहत वजूद में आई। ऐसी कौन सी कंपनीज हैं सर जो किसी और लॉ के तहत वजूद में आती हैं पाकिस्तान में? हमने कहा जी है, जैसे पीआईए ऑर्डिनेंस के तहत वजूद में आई थी, जैसे पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन पीएनएससी ऑर्डिनेंस के तहत वजूद में आई थी। आर यू गेटिंग दिस? इसके अलावा स्पेशलाइज्ड एंटिटीज़ भी हैं जो अपने रिस्पेक्टिव लॉ के तहत वजूद में आती हैं, प्राइमरी लॉ वही चलता है। जैसे बैंक्स इनकॉर्पोरेट होते हैं अंडर बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो रही हैं अंडर इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस, तो प्राइमरी लॉ वही चल रहा है। हाँ, साथ में कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल होता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन प्राइमरी लॉ वही। तो कहा जा रहा है कि बॉडी कॉर्पोरेट जो पाकिस्तान के किसी भी लॉ के तहत फॉर्म हो रही है वो कंपनी ही है। मुदारबा, अब मुदारबा क्या है? कंपनी लॉ के अंदर आप पढ़ चुके हैं मुदारबा क्या है, मुदारबा ऑर्डिनेंस भी देखा होगा, ठीक है भाई। मुदारबा की डिटेल में मैं नहीं जा रहा, इधर इसकी डिटेल में जाना मेरा काम नहीं है। जस्ट टू लेट यू नो, मुदारबा इज एन इस्लामिक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इस्लामिक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट्स इट। इस्लामिक स्ट्रक्चर है, इसके सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको रिटर्न मिलता है। मुदारबा कंपनी की तरह है, कंपनी के शेयर्स होते हैं, मुदारबा के सर्टिफिकेट्स होते हैं। बाकी डिटेल आपको लॉ में मुझसे बेहतर ही पता लग गई होगी, ठीक है। अच्छा भाई, अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर एनी लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान, यही वही वाली बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले की थी कि अगर एक बिल्ली है वो पाकिस्तान की बिल्ली है, वो भी बिल्ली है, यूके के अंदर बिल्ली है, कैट है, डॉग है, वो भी कैट और डॉग ही है भाई। हमने कहा इसी तरह पाकिस्तान की कंपनी तो कंपनी है, पाकिस्तान से बाहर भी अगर कोई कंपनी ऐसी है जो बाहर के कंपनी के लॉ के तहत वजूद में आई है, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लॉ के तहत वजूद में आई है, हमने कहा वो भी कंपनी है। हाँ सर, वो तो फॉरेन कंपनी है ना। हमने कहा भाई फॉरेन शॉरेन की बातें बाद में करेंगे, कंपनी है, लेकिन जिस कंपनी तो है। आर यू गेटिंग दिस? वो भी कंपनी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी, एनी अदर सोसाइटी, आपने देखा हो मिसाल के तौर पर PCHS पाकिस्तान एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, SMCHS सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अब ये हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, ये फाइनेंस सोसाइटीज़ होती हैं, इनका मकसद ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है अगर कोई लोकेलिटी वाली सोसाइटी है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, तो उधर की हाउसिंग कम्युनिटी, वहाँ के जो लोग हैं उनको हेल्प आउट करना, वहाँ के मिसाल के तौर पर मैप्स बनाना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड गाइडलाइन देना, कोई मसले मसाइल हैं वो बताना, ठीक है। कोई अगर इशू है उस लोकेलिटी का तो वो इशू वो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो उस इशू को टेकअप करती है। कहने का मकसद ये है कि फिर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को कुछ सब्सक्रिप्शन के पैसे भी देते होंगे ना वहाँ के अहले मोहल्ला, जो उसके मेंबर्स होते होंगे, जो वहाँ के रिहायशी होती होंगे, कुछ ना कुछ पैसे मिलते। इसी तरह फाइनेंस सोसाइटी बन सकती है कोई, जो भाई फाइनेंस के स्टूडेंट्स को गाइडलाइन दे, उनको मशवरे दे, CA में ना आने का मशवरा दे,
बाहर की जॉब से रिलेटेड मशवरे दे, फाइनेंस सोसाइटी बन सकती है। उसका कोई ऑब्जेक्टिव होगा, कोई चार्टर होगा। तो सोसाइटीज़ एक्ट्स होते हैं, उनके तहत भी सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश होती हैं, अमल में आती हैं, काम करती हैं। तो सर ये सोसाइटीज़ तो कंपनी तो नहीं होती? हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं होती कंपनीज। तो यहाँ क्यों कहा जा रहा है? हमने कहा कंपनी नहीं होती, कॉमन सेंस जनरल सेंस में वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर नहीं है, वो कंपनी नहीं है। इसीलिए तो मीन्स की डेफिनेशन इस्तेमाल की गई है, और टैक्स लॉ कह रहा है कि हम कह रहे हैं कि है कंपनी तो है कंपनी। इसका मतलब कि सर लॉ जिसको कंपनी चाहेगा वो कंपनी हो जाएगी। हमने कहा जी, वो कंपनी के डेफिनेशन का पार्ट बन जाएगी। इससे होगा क्या, ये नेक्स्ट स्टेप है। ये मैं आपको अगली बात बताऊंगा कि क्यों ये सारी चीजें कंपनी की डेफिनेशन का पार्ट बना दी गई हैं। ये बात तय होगी कॉर्पोरेट सोसाइटी। नॉन प्रॉफिट देख रहे हो आप, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कंपनी है। यानी एनपीओ जो नॉन प्रॉफिट, जो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, जो अमाउंट ऑफ सरप्लस वो जनरेट करती है वो अपने ही ऑब्जेक्टिव्स के अंदर री इन्वेस्ट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल एधी, छीपा, सैलानी, सिटीजन फाउंडेशन, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन लॉ ने क्या कह दिया कि ये भी क्या है, कंपनी है। तो हमने कहा भाई लॉ कह रहा है कंपनी है तो अब मानना पड़ेगा कंपनी है, भाई क्या करें, मजबूरी है। लॉ ऐसा क्यों कह रहा है, बाद में बात करेंगे। ट्रस्ट, an entity or a body of person established or constituted by or under any law for the time being in force। ट्रस्ट ये भी एक लीगल स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर आगे बात करेंगे, डेफिनेशन आएगी इसकी। ट्रस्ट भी एक लीगल स्ट्रक्चर है। ट्रस्ट का लीगल स्ट्रक्चर ट्रस्ट एक्ट में बनता है, जैसे फाइनेंस सोसाइटीज या कोऑपरेटिव सोसाइटीज का लीगल स्ट्रक्चर सोसाइटीज एक्ट में बनता है। कहने का मकसद ये, एक बात होता है कि कंपनी नहीं है, इसकी बहुत डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है हमें। एक बात है कंपनी नहीं है, ट्रस्ट एक्ट के तहत अगर एक ट्रस्ट बन रहा है, इट्स नॉट अ कंपनी। छोटी सी एग्जांपल, प्रोविडेंट फंड, क्या फंड है ना, वो भी ट्रस्ट एक्ट के तहत बनता है, या म्यूचुअल फंड है वो भी ट्रस्ट एक्ट के तहत बनता है। लॉ ये कह रहा है कि जो भी ट्रस्ट एक्ट के तहत भी ट्रस्ट हो, ट्रस्ट के तहत भी बन रही है, वो भी कंपनी है। या एन एंटिटी और बॉडी ऑफ पर्सन एस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम, किसी भी लॉ के तहत कोई एंटिटी या बॉडी बन रही है, वो कंपनी है। ट्रस्ट एक्ट के थ्रू बन रही है, वो भी कंपनी है। किसी और लॉ एक्ट के तहत पाकिस्तान में बन रही है एंटिटी, वो भी कंपनी है। तो बहुत खतरनाक बात है सर, इस डेफिनेशन से तो बचना पड़ेगा। ये तो जिसको जो देख रही है, जो इसके रास्ते में आ रहा है, जिसकी तरफ इसकी नजर जा रही है, कह रही कंपनी है। क्यों कह रही है ये भी नहीं पता लग रहा। अगली बात, अ फॉरेन एसोसिएशन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ऐसी फॉरेन एसोसिएशन जो कि कंपनी के तौर पर इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। हो सकता है कंपनी के तौर पर इनकॉर्पोरेटेड हो तो मसला ही खत्म हो गया। कंपनी के तौर पर इनकॉर्पोरेटेड हो सकता है ना हो, लेकिन एफबीआर के पास अथॉरिटी है कि वो उसको बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर कंपनी ट्रीट कर सकती है। मकसद क्या है इसका, मतलब क्या है इसका? बहुत सिंपल है। आम तौर पर ऐसा होता है कि फॉरेन कंट्री के अंदर, मिसाल ले रहा हूं मैं, ये ALLC है, ये BLLC है, ये भी फॉरेन कंपनी है, ये भी फॉरेन कंपनी है। और मिसाल के तौर पर हो सकता है पेरेंट सब्सिडरी भी हो, या हो सकता है एसोसिएटेड कंपनीज हो। बाहर ये काम कर रही हैं एज अ कंपनी। इन्होंने कहा पाकिस्तान में काम करना है। अच्छा कैसे काम करना है? यार एक काम करो, पाकिस्तान के अंदर काम करना है ना, कॉर्पोरेट रेट ज़्यादा है टैक्स का, AOP बना लो। कैसे बना लो भाई? AB ट्रेडर्स, AOP बना लो, जॉइंट वेंचर बना लो। बाहर आप लोग अपने मुल्क के अंदर तो ज़्यादा कंपनी अलग अलग काम कर रहे हैं। हमने कहा जी काम कर रहे हैं तो यहाँ भी करें, यानी यहाँ टैक्स रेट ज़्यादा है, तो उन्होंने 2 नंबरी करने के लिए AOP बना ली। FBR के पास पावर है। क्या पावर है? अगर कोई फॉरेन एसोसिएशन है
या उन्होंने क्या किया, इधर ही बना ली एक एसोसिएशन। अब ये फॉरेन एसोसिएशन अगर यहाँ आके काम कर रही है तो उसको भी हम पार्टनरशिप ही बोलेंगे या ज्वाइंट या एओपी बोलेंगे। लॉ क्या कह रहा है? लॉ ये कह रहा है कि ये फॉरेन एसोसिएशन है, चाहे इनकॉर्पोरेट हुई है या ना हुई हो, इन्होंने जानबूझकर टैक्स बचाने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। दरअसल ये कंपनी है, इनके पीछे कंपनी है और ये कंपनी ही के तौर पर ऑपरेट करती है, इसलिए एफबीआई चाहे तो इस एंटिटी को भी कंपनी डिक्लेयर कर सकती है। सिंपल है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कंपनी है, लोकल गवर्नमेंट भी कंपनी है, स्मॉल कंपनी भी कंपनी है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कंपनी है, लोकल गवर्नमेंट भी कंपनी है, स्मॉल कंपनी भी कंपनी है। अच्छा, डेफिनेशन स्मॉल कंपनी की बाद में और आ भी जाएगी, डिटेल में बात हो जाएगी उसके ऊपर। लेकिन अब मसले की बात क्या है? अब आपके जहन में सवाल आ सकता है कि सर हर चीज़ कंपनी है, क्यों ऐसा? हर चीज़ को क्यों कंपनी की डेफिनेशन में डाल दिया गया? हर चीज़ को कंपनी की डेफिनेशन में डालने की दो मेन वजूहात हैं। पहली मेन वजह, इनमें से काफ़ी सारी एंटिटीज ऐसी हैं कि जिनके प्रॉफिट के ऊपर कॉर्पोरेट रेट ऑफ टैक्स लगाना मकसूद है। यानी अब जो भी एंटिटी इस कंपनी की डेफिनेशन में आ गई उसके ऊपर कॉर्पोरेट रेट ऑफ टैक्स लग जाएगा, जो कि अभी 29% है, बढ़ भी सकता है बाद में कभी किसी साल में। जो भी कॉर्पोरेट रेट ऑफ टैक्स होगा वो लग जाएगा। अच्छा भाई, एक बात तो ये, लेकिन सर क्या इस पे भी टैक्स रेट लगेगा? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर, लोकल गवर्नमेंट पर, क्या इन पे भी टैक्स लग रहा होगा? नहीं कहा, इन पर टैक्स नहीं लग रहा होगा। यानी कि आगे जब हम पढ़ेंगे तो लॉ का कोई ऐसा सेक्शन आ जाएगा जो इनकी इनकम को या तो एग्जेम्प्ट कर देगा या उसके ऊपर पूरा टैक्स क्रेडिट दे देगा। सर जब इनकी इनकम को टैक्स ही नहीं करना था, इनकी पूरी इनकम पर आपको छूट दे देनी थी, तो इसको आपने कंपनी की डेफिनेशन में ही क्यों डाला? हमने कहा कंपनी की डेफिनेशन में डालने का मकसद सिर्फ टैक्स लगाना नहीं है, एक और भी जिम्मेदारी देना है कि जिसको हम कंपनी बोल देंगे उसको हमने बोल दिया कि भाई आप कंपनी हो, इसका मतलब आप टैक्स की दुनिया की पुलिस हो। पुलिस मतलब, इसका मतलब ये है कि आप टैक्स की दुनिया की कंपनी हो। इसका मतलब ये है कि अब आप जिसको भी पेमेंट करेंगे उसके ऊपर आप टैक्स काटेंगे और हमें जमा करेंगे। आप हमारे कारिंदे हैं, आप हमारे पुलिसमैन हैं, आप हमारे विदहोल्डिंग एजेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कहा जा रहा है कि आपने पेमेंट कर दी, 20 लाख रुपए की मिसाल के तौर पर मैट्रेसेस ले लिया आपने, बेड ले लिया आपने, पेमेंट कर दिया आपने। आप उस पेमेंट में से सामने वाली पार्टी का टैक्स विदहोल्ड करेंगे, उसको पूरे 20 लाख नहीं देंगे, उसमें से आप टैक्स विदहोल्ड कर लेंगे। जो भी टैक्स की अमाउंट है वो आप विदहोल्ड कर लेंगे। जो भी विदहोल्डिंग टैक्स के रेट्स हैं, 5 हैं, 5.5 है, 6, 6.5, 10 है, 11, जो भी है, अज्यूम कर लो 5 है। तो हमने कहा आप 20 लाख रुपए सामने वाली पार्टी को पे कर रहे हैं, तो जो विदहोल्डिंग एजेंट है, और कंपनी विदहोल्डिंग एजेंट होती है, तो अब कंपनी की ये जिम्मेदारी है कि वो इस पेमेंट को देने से पहले वो पैसे काट ले। 20 लाख का 5%, 20 लाख का 5% यानी 1 लाख काट लेगी कंपनी। और देने वाले को कितने पैसे देगी? लेने जिसको पैसे देने हैं उसको कितने पैसे देगी? 19 लाख रुपए। ये जिम्मेदारी हर उस कंपनी, हर उस एंटिटी पे लग गई जो कंपनी है। यानी एनपीओ पर भी जिम्मेदारी लग गई, फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी जो भी पेमेंट करती है देखो टैक्स काट के करती है, ठीक है। तो ये दो मेन जिम्मेदारियां लगाना मकसूद होता है कि जब हम कहते हैं कि कंपनी है, और भी जो जिम्मेदारियां कंपनी पर लगी होंगी वो भी इन कंपनी पर अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर होती है बात है? शब। फिर हमारे पास आ रही है डेफिनेशन पब्लिक और प्राइवेट कंपनी की। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन को, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन को मैं डिस्कस अभी नहीं करना चाहता, क्योंकि पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में कुछ टेक्निकलिटीज हैं और ये कैपिटल गेन के टॉपिक में फिर आएगी। तो अब दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये कि मैं पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पहले यहाँ समझाऊँ, आधा घंटा इस पर लगाऊँ, फिर आप भूल जाएंगे, आपका काम ही भूलना है। फिर जब कैपिटल गेन का टॉपिक आएगा मैं इस डेफिनेशन को दोबारा समझाऊँगा। तो काम ये करते हैं कि इस डेफिनेशन को मैं यहाँ नहीं समझाता,
वहीं समझाऊंगा, ठीक है। वही बात, फर्म, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, उसकी एग्जांपल भी मैं दे चुका था एओपी के अंदर। फर्म मींस रिलेशनशिप, तो ये डेफिनेशंस हैं बेसिकली, जस्ट वन टाइम रीड है, आसान सी डेफिनेशन है। ट्रस्ट, यूनिट ट्रस्ट, इसकी भी डेफिनेशंस कैपिटल गेन के साथ पढ़ लेंगे, वहाँ पर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स वगैरह आ रहे होंगे, तो यूनिट ट्रस्ट, ट्रस्ट, वो सारी डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन वहाँ भी आ रही होंगी, तो हम इसको वहाँ पढ़ लेंगे। अभी ज़रूरत नहीं इतनी बात खास पढ़ने की, बस इतना हमें पता होना चाहिए, यहाँ इस स्टेज पर हमें ये पता होना चाहिए, फर्म की बात कर रहे हैं ये एओपी है, ट्रस्ट और यूनिट ट्रस्ट की बात कर रहे हैं ये कंपनी की डेफिनेशन का पार्ट है, और स्मॉल कंपनी की भी हम बात कर रहे हैं ये भी कंपनी की डेफिनेशन का पार्ट है। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आप देख सकते हैं, स्मॉल कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी विच इज रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2005, ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो स्मॉल कंपनी होगी, ठीक है। स्मॉल कंपनी पर रेट कम है, तो जब हम कंपनीज के रेट और उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देख लेंगे स्मॉल कंपनीज के रेट्स क्या हैं। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2005 विच, वो कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स के साथ मिलाकर 50 मिलियन से एक्सीड ना करे, जिसके एम्प्लॉइज पूरे साल 250 से ज़्यादा ना हो, जिसका एनुअल टर्नओवर 250 मिलियन से ज़्यादा ना हो, जो स्मॉल कंपनी का बेनिफिट उठाने के लिए जानबूझकर, एक बड़ी कंपनी थी उसने बोला यार स्मॉल कंपनी पे कम रेट है, तो एक हम बड़ी कंपनी है हमारे 2 टुकड़े कर देते हैं, छोटी छोटी 2 बन गई हैं, दोनों अब स्मॉल में आ रही हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। इज नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, जो एग्जिस्टेंस में कंपनी पहले ही मौजूद है, अब ऐसा ना हो कि वो कंपनी बोले अब हम अपने आप को 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं, 2 स्मॉल कंपनियां बन जाते हैं, टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। हमने कहा नहीं, ये 2 नंबरी अलाउड नहीं है, और वो स्मॉल कंपनी भी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आएगी जो एसएमई के क्लॉज 59A के तहत एसएमई है, ठीक है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में फॉल करती है। चलो, अब हमारे पास नेक्स्ट डिस्कशन है रेजिडेंशियल स्टेटस का। चलो, रेजिडेंशियल स्टेटस का चूंकि नया डिस्कशन है और हमारे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है, नमाज का टाइम होने वाला है, 15 मिनट बाद जमात खड़ी हो जाएगी, तो हम इसको यहीं तक रखते हैं। अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम इसको कोशिश कर लेंगे, ये हमारा हैंड आउट ख़त्म हो जाए बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला। तो अभी तो थोड़ी सी हमारी गाड़ी स्लो चल रही है, लेकिन जैसे ही कैफ की क्लासेस मेरी एंड होंगी तो हम 2 से 3 सेशंस भी कर लेंगे, 3 से 4 भी कर लेंगे, स्पीड को हमें बढ़ाना होगा, और हो सकता है कि इस वीक भी हमारे 3 सेशंस हों। खैर आज तो सेशन है ही है, एक थर्सडे को होगा और एक इंशाल्लाह ताला हो सकता है और भी सेशन मैं आपको टाइम कम्युनिकेट कर दूँगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो वेरी मच, इसको हम यहीं तक रखते हैं। जी बेटा, ये नोट्स भी पोर्टल पर आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी थर्सडे वाले दिन, सेम टाइम आफ्टर असर एट 6:15 PM, ठीक है बेटा। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर लॉट, अल्लाह हाफिज़।